कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता मेरी मर्जी के बिना। तो आपकी ज़िंदगी से अगर आप दुखी हैं, तो वो आपके ही कारण है। हाँ, आप परेशान हो सकते हैं दूसरों के कारण, लेकिन दुखी तो आप अपने ही कारण हैं। आप कह रहे हो पहले पानी बहा दो, फिर पानी को समेटने के लिए सारे के सारे मेहनत करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो जो नल है ना, जहाँ से पानी आ रहा है, हम सीधा उस नल को बंद करें ना, और वो नल है इंसान, हमारा मन। प्रेम उससे किया जाता है जिसके लिए तुम खुद मिटने को तैयार हो। खुद का मतलब शरीर की बात नहीं है, तुम अपनी हस्ती ही मिटा देने को तैयार हो। प्रपोज करने के लिए कोई गुलाब भी दे रहा है तो समझ लेना वो प्रेम नहीं जानता, नहीं तो वो गुलाब को मारता नहीं। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि यहाँ से चढ़े और यहाँ पहुंच गए। अध्यात्म ऐसा है, चढ़ते रहना होता है, लाइफ टाइम नहीं चलेगा। जब तक एक भी सांस है, आपको जानते ही रहना है। खुलकर जीने का मतलब होता है ये जो मैं है ना, मैं, इसको तुमने लपेट रखा है, मेरी ये जात, मेरा ये नाम, मेरा ये लिंग, मेरा ये रंग, मेरी ये पसंद, मेरा ये देश, ये सब इसके ऊपर लपेट रखे हैं ना, ये इस मैं को थोड़ा आजाद करो, इससे खुलो, खोलो इसको। ये होता है खुलकर जीना। ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं, निर्विकल्प होते जाते हैं कि एक रास्ता चुन लिया है ना, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें साफ समझ आता है कि ये रास्ता सही है। और ये कुछ रास्ते ये चुनने लायक है ही नहीं, तो इसी को कहते हैं निर्विकल्प हो जाना। ये चुनने लायक है नहीं। यहाँ पर कोई कहेगा इस काम को चुन लो, इतने पैसे दूंगा, हम सोचेंगे भी नहीं, साफ मना, क्योंकि हमें पता है नहीं वो काम करने लायक नहीं है। ये होती है निर्विकल्पता, चॉइसलेस हो जाना। आज के ना इस पॉडकास्ट में ना जो क्वेश्चंस होंगे वो मैंने बहुत कलेक्ट करे हैं। लाइक मतलब मैं बहुत यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में गया हूँ जहाँ पे लोगों ने अपनी परेशानियां बताई हुई हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन ऐसी प्रॉब्लम है जो कि 18 से लेकर 30 साल के इंसान को होती ही होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, कहीं से भी हो। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कल्चर क्या है, कंट्री क्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ, मेरे भी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर हैं, मुझे भी बहुत जगह परेशानियां हो रही हैं, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। तो एक ना सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी जो लाइक कमेंट सेक्शन वगैरह के अंदर, और जो मेरे अंदर भी है, मुझे लगता है कि ना ये दिमाग में सवाल उठता है कि अपने आप को मेंटली टफ कैसे बनाए एक इंसान अपने आप को, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शंस है हमारे आसपास। रील्स आ गई, किसी लड़की की फोटो आ गई और स्क्रॉल करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कुछ काम करने का है मतलब टाइम, लेकिन कुछ और कर रहे हैं, लाइक गेम खेल रहे हैं या फिर बाहर चले गए, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो, पार्टी वार्टी मत करो, घूमो फिरो मत, बट काम को छोड़कर लाइक डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें ना करोड़ों चीजें हैं आज के युग में, अगर देखो तो आप। तो कैसे अपने आप को इतना टफ बनाए कि हम उसी समय बोल पाए चुटकी बजाते कि हाँ भाई मैं नहीं कर रहा, मैं वही काम करूंगा जो मुझे करना है। समझ रहे हो आप? तो ये कैसे हो सकता है मुमकिन? होता क्या है कि जब जहां पर अभी मन है, वहां जब वो पूरी तरह नहीं होता है ना, तो वो सत्य जगह पर भागता है। और जहां वो है वहां पूरी तरह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो जगह पूरी तरह से होने लायक है नहीं। जहां पर अभी हम हैं, वहां अगर मन को सुकून मिल रहा होता, वहां अगर वो पूरा डूबा हुआ होता, तो वो कहीं और क्यों भागता। और कहीं और अगर आपका मन भाग रहा है तो वहां पर क्यों भाग रहा है, वो उसे लगता है ना कि ये देख लूंगा तो मजा आ जाएगा। हम अगर इस रील स्क्रॉल कर रहे हैं, या कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ पीने के लिए जा रहे हैं, या गप मारने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कामना रहती है कि यहां पर वो नहीं है जो वहां है। ठीक। मैं आपको जैसे कि दो ड्रिंक अभी मेरे हाथ में है, मान लो, एक ही साथ में, एक ही साथ में। ये चीज है जो आपको पसंद है ना, इसको आप पीते आ रहे हैं, ये मान लीजिए कि बचपन से ही। लेकिन आज आपको मैं एक और ड्रिंक देता हूं, मैं कहता हूं इस वाली ड्रिंक में आपको वो मजा आएगा जो इसमें कभी नहीं आया, इससे 10 गुना ज्यादा इसमें मजा है। अब ये आपको पसंद है और इसमें ज्यादा मजा है, तो आप कौन सी पीना चाहोगे अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आए तो? दूसरी वाली। हाँ, जिसमें ज्यादा मजा है, क्योंकि आपको ये स्पष्ट बता दिया गया है कि इसमें मजा ज्यादा है। तो मन तो वहीं पर भागता है जहां उसको लगता है कि मजा वहां पर ज्यादा है। अगर अभी आप जहां पर हो, जहां आप काम करना चाहते हो, जिस काम में मन को लगाना चाहते हो, उस काम को अगर आप साफ साफ समझते हैं कि यही काम असली है, यही जरूरी है, और इसी से मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, तो फिर आपका मन अपने आप ही वहीं पर ठहर जाएगा। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप कट जाते हैं। होता क्या है कि जो काम मैं अभी कर रहा होता हूं, ना तो मुझे उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये क्या काम है, ये क्यों कर रहा हूं, इससे क्या मिल रहा है मुझे, और मैं इससे मांग क्या रहा हूं, जो मांग रहा हूं वो इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसीलिए फिर हमारा मन इधर उधर भागता है, क्योंकि हमें इसी का कुछ नहीं पता ना।
अगर आपको साफ साफ दिख जाए कि इस काम से वो मुझे मिलेगा ही नहीं जो मुझे चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल भी क्यों करोगे, आप इसको पूरी तरह त्याग दोगे। आपकी टी शर्ट है, ये टी शर्ट ये आपने ये जो पहना है, अगर ये खराब हो जाए तो आपको पूरी तरह दिख गया ना कि ये यूजलेस हो गया, तो आप इसको पूरा ही छोड़ देंगे फिर। पर हम क्या करते हैं कि जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मन नहीं लग रहा है, लेकिन हम चूंकि उसको समझते नहीं, इसलिए हम कहते क्या पता इसमें वो चीज हो जो मुझे मिल जाए, और ऐसे मैंने छोड़ दिया, फेंक दिया, बंद कर दिया, तो चला जाएगा वो। अगर पूरी तरह पता हो कि इससे मिलेगा तो कहीं और भागेगा नहीं, और पता हो कि इससे नहीं मिलेगा तो इसको हम छोड़ देंगे और आगे दूसरा खोजेंगे। तो मन के भटकने में समस्या नहीं है, समस्या इसमें है कि जहां वो जा रहा है हम उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, और जहां पर अभी हम उसको लगाना चाह रहे हैं वो जगह लगाने लायक है कि नहीं। अक्सर होता यही है कि जहां पर अभी हम होते हैं ना, वहां पर वो जगह होती नहीं इस लायक कि वहां पर मन को पूरा तरह से लगा दिया जाए। अभी आपने सवाल किया, तब से लेकर अभी तक आप मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपका मन गया क्या कहीं और? नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप ये मानते हैं इतना तो, जितना आपने समझा है उसके आधार पर कि भाई सुनूंगा तो शायद कोई बात समझ आ जाए मुझे। तो जहां आपको क्लियरली ये पता है, साफ साफ पता है कि यहाँ पर मुझे ध्यान देना चाहिए, तो वहां पर मन अपने आप ठहर जाता है। मन को अंततः सुकून चाहिए, ये जो उथल पुथल विचारों की चलती रहती है इससे मुक्ति चाहिए उसको, तो जहां पर उसको मिलती है वहां वो ठहर जाता है। तो फिर कुछ और कहना चाहते हैं? सॉरी अगर मैं टोक रहा हूं तो। बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं ये देखता हूं कि लाइक ना, कैसे बोलूं मैं इसको, कि हम ना खोए हुए महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हम कहीं खोए हुए हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं तो ये काम बहुत पसंद करता हूँ, मेरी जिंदगी है ये काम, मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे कामों में फंसे हुए हैं, या मतलब फोर्सफुली कहीं पेरेंट्स के कहने पे या सोसाइटी के कहने पे, दोस्तों के कहने पे वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और वो ना ऐसा महसूस करते हैं कि वो खो चुके हैं, समझ रहे हो। जैसे मैं अपने एक पर्सनल दोस्त की बताता हूँ, लाइक उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, लाइक बढ़िया अच्छे पोजीशन पे है, पोस्ट पे है एक कंपनी में, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में उसकी सैलरी आती है। बट मैं उसकी जब जिंदगी को देखता हूँ ना, तो वो कहता है भाई तू अच्छी जगह है, अगर तू अपने पॉडकास्ट काम कर रहा है ना तो खुश तो है, मैं खुश भी नहीं हूँ इस सैलरी में। उसको सारी सुविधाएं मिलती है कंपनी की तरफ से, कहता है यार पार्टी वार्टी ट्रिप वगैरह सब चलता है, लेकिन मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, ऐसा लगता है खो चुका हूँ। तो ऐसे लोग को आप क्या कहना चाहोगे, लाइक वो कैसे ढूंढे खुद को फिर, मतलब कैसे भाग लें, मतलब कंपनी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, और फिर जाए भी तो जाए कहाँ, रास्ता भी तो नहीं पता कि अगर मैं छोड़ भी दूं ये काम, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं देखूं किस तरफ, जाऊं किस तरफ। अभी हम बाहर ही भाग रहे हैं ना, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, हर तरफ जाते हैं, हम हर दिशा में जाते हैं, इधर नहीं जाते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं होगा। हम चाह तो रहे ना, कभी घर जाते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कभी क्लब जाते हैं, कभी नशा करने जाते हैं, कभी चीजें खरीदने जाते हैं, तो बाहर तो हम पूरा दौड़ते ही रहते हैं। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि वो भीतर कौन सी चीज है जो हमें बाहर की तरफ दौड़ा रही है। तो अब वो जहां पर है वहां पर उसको हम एक नाम दे सकते हैं मजबूरी का। वो कह रहे हैं मैं मजबूर हूं यहाँ पर रहने के लिए, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। मजबूरी नहीं है, वहां पर उनके ना बहुत सारे स्वार्थ हैं। आप पूरी तरह से मुक्त हैं। एक मैं बंधन चुनने टोकना के चाहूंगा लिए। संदीप जी, मैं हाँ टोकना चाहूंगा, अगर आपके सर पे ईएमआई है, आपके हाँ बूढ़े माँ बाप हैं, हाँ। और बाप को कोई बीमारी है जो इसका इलाज चले ही जा रहा है, तो कैसे मुक्त हुआ वो इंसान, वो तो बंधा हुआ है ना। नहीं ना, अगर आप समझते हैं समस्या को तो आप उनको भी समझाएंगे ना। मैं जैसे मेरे घर पे पिताजी बीमार हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीमारी का इलाज नहीं कराना है, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ये कितना होता है। हम कहते हैं बीमारी बीमारी बीमारी, लेकिन वो बीमारी आई कैसे? हम जीवन ही तो गलत जी रहे हैं ना। तुम उनके इलाज के चक्कर में अगर अपनी जिंदगी को भी गड़बड़ कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं इलाज नहीं कराना, इलाज कराना है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना आप कर रहे हो या उससे अधिक ही कर रहे हो। जिस जॉब में आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो,
वहां पर क्या वो सारा पैसा सिर्फ उसी एक काम में चाहता है? उसके अलावा भी तो आपने बहुत सारे मुद्दे पकड़ रखे हैं, वहां से काटिए ना खुद को। कहने का मेरा मतलब है कि ये सारी जो समस्याएं हैं ना, ये अपने आप नहीं आती, ये हमने खुद ने बुलाई होती है। बीमारी आ जाती है, कभी कभार आ जाती है, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, वो हमारी ही गलत जीवन शैली के कारण आती हैं। पिताजी ने गलत जीवन जिया, अब पिताजी ने भी वही किया था जो आप उनके लिए अभी कर रहे हो। उन्होंने अपने पिताजी के साथ भी वही संबंध रखा था जैसा आप उनके साथ रख रहे हो, तो आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या दोगे? वही दोगे जो आपके पिताजी ने आपको दिया। तो ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं। तो हमें कुछ तो कड़े फैसले फिर करने पड़ते हैं कि चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपनी जिंदगी में वो काम करूंगा जो करने लायक है। किसी मजबूरी के कारण गलत काम को ही आगे नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं तो आज आप एक गलत काम कर रहे हैं मान लीजिए, और उस काम के कारण आप यहां से परेशान हैं। अब जो व्यक्ति परेशान है यहां से, वो डिप्रेशन की, चिंता तनाव की, इन सब की दवाइयां खा रहा होगा। तो बीमार तो तुम अपने काम से हो रहे हो। और वो व्यक्ति जो खुद अभी गलत काम कर रहा है, गलत जिंदगी जी रहा है, वो पिताजी का क्या भला कर पाएगा जब वो खुद अपना भला नहीं कर पा रहा है? तो संदीप जी, फियरलेस कैसे बनूं मैं? या ये जितने भी लोग जो पूछते हैं कि भाई फियरलेस कैसे बने, क्योंकि हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो एक चीज उनमें कॉमन दिखती है, वो दिखती है कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। वो ज्यादा सोचते नहीं है। किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जेफ बेजोस का एग्जांपल ले लीजिए। कोई प्लान उनके सामने रखा, कोई प्रोडक्ट सामने रखा, वो तुरंत कहते थे भाई चलो करके देखते हैं, फेल होंगे होंगे। तो वो एटीट्यूड कैसे आएगा? एक जैसे अभी ये बंदा जो फंसा हुआ है इस जगह में, 1.5 लाख वाली बात जो मैंने कहानी बताई, उसको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो करेज कहाँ से आएगा कि वो ये आवाज आ सब कुछ रही कर सके? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं एडिटिंग है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसी को कहता हूँ। बच्चा है, उसकी माँ है। अब इस माँ ने उस बच्चे को सही जीवन नहीं दिया, बर्बाद हो रहा है वो। छोटा सा है हालांकि, लेकिन माँ दिन भर बस रसोई में पापा का खाना पीना, कपड़े, झाड़ू पोछा, इसमें लगी रहती है। बच्चा है, वो कुछ नहीं, बस बर्बाद हो रहा है। या तो उसको मोबाइल पकड़ा देंगे या वो बैठा हुआ है। अब इन्होंने पैदा तो कर दिया, लेकिन आगे चल करके इसी बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी कामनाओं को पूरा करो। अब क्या ये बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी है? सचमुच बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। तुमने खुद ने गलत जीवन जिया और मुझे भी गलत जीवन ही दिया। अब मैं किसी तरह से मजबूर नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूं। हाँ, मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं अपने दुख को, आपके दुख को भी समझता हूं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका भला कर पाऊं, आपकी वो सहायता आपकी वो सहायता कर पाऊं जहां आपको जरूरत है। लेकिन उसके लिए मैं कोई गलत नहीं करूंगा, अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये बच्चा अभी रो रहा है, ये रो नहीं रहा है, ये मांग रहा है कुछ। ये क्या मांग रहा है? ये वही मांग रहा है जो आप मांग रहे हैं, जो हर व्यक्ति मांग रहा है। वो एक सहज जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसकी माँ है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। वो उधर जाना चाहता है, माँ कहती नहीं, उधर नहीं, इधर मुड़ो। हमने जो ढांचा बनाया ना समाज का, वो उसको उसी में डालना चाहती है, और वो खुला उड़ना चाहता है। तो वो जो जो जॉब में फंसा हुआ है, या कहीं भी कोई फंसा हुआ है, जिम्मेदारी के नाम पर कुछ ढो रहा है, रिश्तों के नाम पर ढो रहा है, वो सब अज्ञान के कारण ढो रहे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो इतना जरूरी नहीं है। पहले खुद को ठीक करना जरूरी है। आप समझते ही नहीं रिश्तों को, और आप रिश्ते निभा रहे हो। आप समझते ही नहीं काम को कि आपका काम क्या है। आप जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं कह दूं कि आपको जितना पैसा काम से मिल रहा है उतना आपको घर बैठे दे देंगे, क्या तब आप उस काम को करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर आप कर क्यों रहे हैं उस काम को? स्वार्थ है ना वहां पर, लालच है ना। मैंने देखो, कल को ये भी बीमार होंगे। अब इनकी बीमारी के लिए इनका बच्चा वहां पर बर्बाद हो, तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। हम भी देखो, आप बात कर रहे हो, बात ही कर रहा हूँ मैं। कोई ये नहीं कि किताबों में ऐसा लिखा, वो लिखा है, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर मैं नहीं करूंगा। मैं देखो, कोई भी इंसान ना दुख झेलता है अपनी गलती से। दर्द चोट लगने से मिल सकता है, दूसरा व्यक्ति दर्द दे सकता है, पत्थर मार सकता है, खून बहेगा, दर्द होगा, लेकिन दुख होगा कि नहीं होगा, ये मेरा अपना चुनाव होता है। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता मेरी मर्जी के बिना। तो आपकी जिंदगी से अगर आप दुखी हैं,
तो वो आपके ही कारण है। हाँ, आप परेशान हो सकते हैं दूसरों के कारण, लेकिन दुखी तो आप अपने ही कारण हैं। और अपने ही कारण मतलब आप खुद को नहीं समझते, अपने मन को नहीं समझते ये कैसे काम कर रहा है। आप कहीं भी दौड़ रहे हैं तो क्यों दौड़ रहे हैं? कोई संबंध बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? कोई चीज़ खाने जा रहे हैं तो क्यों क्यों जा रहे हैं? आप अभी बैठे हैं तो आप खड़े क्यों हो गए? अभी उधर से कोई आवाज़ आई तो आपके कान उधर क्यों ध्यान देने लग गए? आप इन ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें किसी केंद्र से संचालित होती है। कोई कंडीशनिंग होती है, कोई संस्कार होता है, भीतर की कोई वृत्ति होती है। और जब मैं अपनी कंडीशनिंग को, अपने संस्कारों को, अपनी वृत्तियों को देख पाता हूँ कि मेरा कर्म यहाँ से आ रहा है और मुझे दिखता है कि ये स्रोत ही झूठा है, ये स्रोत ही नकली है, तो वो जो दौड़ रहती है, संघर्ष, वो रुक जाता है, वो नहीं होता फिर। संदीप जी, एक ना बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह हैं या इनकी बातें करते हैं, तो ये कहा जाता है कि एक इंसान को ही दोषी ठहरा दिया जाता है कि तेरी ही गलती है। जैसे आप कह रहे हैं कि भैया अगर तेरे को दुख हो रहा है तो इसमें तेरी गलती है। हुँ। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि मैं सोशल इश्यू से भाग रहा हूँ? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उस कंपनी का माहौल ऐसा कर दूँ, उस फैक्ट्री का, कि वो खुश रह सके थोड़ी देर? क्या मैं हॉस्पिटल अच्छे नहीं कर सकता? ऐसे गवर्नमेंट फैसिलिटी, मतलब गवर्नमेंट ऐसे हॉस्पिटल नहीं क्रिएट कर सकती कि उसका बंदे का खर्चा ही बच जाए और उसके पापा का इलाज सही पे, मतलब फ्री में हो जाए? तो क्या ऐसा नहीं है कि हम सोशल इश्यूज जितने भी होते हैं उनको सॉल्व करने की जगह एक इंसान पे मर देते हैं सब कुछ, कि नहीं भाई तेरी ही गलती है सब कुछ? गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट लोगों के बिना तो कुछ नहीं होती। तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं, उनको सिलेक्ट करने वाले तो हम हैं ना, जो वहाँ से पूरा काम कर रहा है। उसको चुनने वाली आम जनता है। अब आम जनता ने उसको चुना है। आम जनता ने उसको क्यों चुना है? उसके बहुत सारे कारण हैं, पर अंततः उसके पीछे उसका अपना अज्ञान है, उसके खुद के स्वार्थ है। तुमको कोई शराब की बोतलें दे देता है, तुम उसको वोट दे देते हो, कुछ पैसे दे देता है, उसको वोट दे देते हो। तुम देखते ही नहीं कि वो इंसान कैसा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज की जिम्मेदारी से भागो, पर मैं कह रहा हूं कि आप खुद दुखी हैं और उसके लिए आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दुनिया को, तो आप दुनिया से कैसे उम्मीद कर सकते? दुनिया में कोई दूसरा थोड़ी नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही वो है। वो आप उस पर जिम्मेदारी थोप रहे हो, वो आप पर थोप रहा है। हम अगर हम दूसरे पर जिम्मेदारी थोपेंगे तो इधर से जैसे जिम्मेदारी थोप रहे हैं उधर, वैसे ही उधर से भी आएगी, है ना? तो जैसे ये जो समाज में जो काम करते हैं, हॉस्पिटल हो या शिक्षा हो, ये सारी व्यवस्था आती है, लेकिन ये एक सही इंसान से आती है। अभी ऐसा नहीं है कि देश में स्कूलें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन होने के बावजूद भी उनमें जिस तरह से काम किया जाता है, वो तो वैसे ही चलेगा ना जैसे उसको चलाने वाले हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का वो जो उन्होंने जो कहा था ना, कुछ इस तरह से कि संविधान चाहे बहुत अच्छा है, इसी तरह कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर गड़बड़ है तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। सब कुछ लोगों से होता है और लोग में हम सब आते हैं। हम कहते हैं 2 देशों में युद्ध हो रहा है, ठीक? मैं नहीं कह रहा हूँ उसको टाल दो, पर मैं कह रहा हूँ वो समस्या शुरू ही कहाँ से हो रही है? आप कह रहे हो पहले पानी बहा दो, फिर पानी को समेटने के लिए सारे के सारे मेहनत करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो जो नल है ना, जहाँ से पानी आ रहा है, हम सीधा उस नल को बंद करें ना, और वो नल है इंसान, हमारा मन, है ना? तो हम परेशान हैं। जब मैं परेशान होता हूँ, तो सामने वाले को परेशान करता हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ तो मैं किसी और को परेशान क्यों करूँगा? मैं परेशान नहीं हूँ, तो मैं सामने वाले को परेशान नहीं करूँगा, और मैं समझता हूँ तो सामने वाले को भी मेरे माध्यम से समझ ही बटेगी। जैसे फूल हूँ तो खुशबू बटेगी, और मैं खुद गंदगी हूँ तो मैं भला करने की कितनी कोशिश कर लूँ, नहीं होगा। क्योंकि गंदगी अंततः समाज में जो आई है वो इंसान के मन से आई है। हमारी हमारी सारी समस्या ये है कि हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं। पर जिस व्यक्ति ने युद्ध का ऐलान किया, उसके मन से ही शुरुआत हुई ना उसकी तो। उसका मन अगर ठीक होता तो वो इतना बड़ा जो विराट युद्ध चल रहा है, वो नहीं होता ना। दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी हँसती है, वो पानी में गिरता है तब। और उसको कुछ इस तरह से कहती है कि अंधी का बेटा अंधा। ऐसा लिखा नहीं गया है महाभारत में, ये एक्चुअल महाभारत में नहीं है ये बातें। ठीक है, हाँ, उसको समझने के लिए समझ सकते हैं। मैं स्क्रिप्चर से बिल्कुल डायरेक्ट वैसा का वैसा नहीं कह रहा हूं मैं। बस मैं तो बातों को देख करके समझता हूँ कि उसने कहा अंधी का बेटा अंधा। इसमें गलत क्या कह दिया उसने? तुम्हारी मान भी है और तुम जी ऐसे रहे हो कि तुम ठोकरे खा रहे हो जहां पर ठोकर लगने लायक कुछ है नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान अगर सामने नहीं है तो तुम भी अंधे कहलाओगे ना। आंख है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अंधे नहीं हुए। अगर गिर रहे हो, ठोकरे खा रहे हो,
भटक रहे हो दर दर, तो इसका मतलब है कि तुम नहीं समझते जीवन को। तो उसने गलत तो नहीं कहा। अब अगर ये खुद समझदार होता तो ये कहता भैया मैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रही है, सही कह रही है, तो उसको चोट नहीं लगती, बुरा नहीं लगता, तो द्रौपदी का चिरहरण भी नहीं होता। पर ये व्यक्ति खुद को अगर समझता, इसको खुद से भी तो प्यार नहीं है ना, खुद से प्यार होता तो ये कहता कि चलो ठीक है अगली बार से ध्यान रखेंगे भैया, ऐसे गलती नहीं करेंगे। पर इसने कहा कि वो मेरे दुख का कारण है, वो बिल्कुल उत्तेजित हो रहा है, क्रोध से भरा हुआ है, बदले लेने की भावना से भरा हुआ है। अब ये अपने जीवन में चिंतित है, परेशान है, दुखी है। क्यों है? क्योंकि इसको बाहरी वाली चीज ने प्रभावित कर दिया। पर ये प्रभावित हुआ अपने अज्ञान के कारण, ये समझता ही नहीं अपने आप की बेहतरी, ये सचमुच चाहता ही नहीं। अच्छा, तो थोड़ी देर दुर्योधन हाँ। की जगह अगर मैं खुद को रख के देखूं और मान लीजिए कि मेरे आसपास कुछ ऐसा होता है, मुझे गुस्सा आ जाता है या फिर जलन होती है या फिर ऐसा कोई भी भावना आती है सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की, तो मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त? मैं अभी बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ अपने थॉट्स को लेकर, लेकिन मुझे ये मैं अपने आप को ढाल रहा हूँ इस तरीके से कि जब भी मुझे ऐसा कुछ होगा, जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, तो मैं देखूंगा अपने आप को कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आया, और मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, उस पर चिंतन करूंगा। ठीक है, अब मैं इस पे चिंतन कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उसको दबा देना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं गुस्से को दबा दो, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं अपने आप देखूं कि जब मैं गुस्से को दबाता हूँ तो वो एक दिन क्या करता है, जब भर जाता हूँ तो किसी और पे गुस्सा निकल आता है। समझ रहे हो? वो या फिर वो मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, लेकिन मैं गुस्से को दबा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं तो शांत हूँ अंदर से, मैंने तो भाई नहीं किया, मैं तो मैच्योर हो चुका हूँ, और एक दिन वो गुस्सा किसी पे निकल जाता है बहुत भयंकर लेवल पे। तो क्या किया जाना चाहिए? मतलब इमोशन के साथ मैं करूँ क्या, उस जो वो बैड इमोशन आया मेरे अंदर? देखो, सारी बात उसको समझने की है। आपको क्रोध का जो जो जैसे क्रोध है, एंगर, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये आता है। जैसे एक दो उदाहरण से मैं समझाता हूँ। अब मैं, ये थोड़ा सा पर्सनली है। बड़े भैया, उनको बड़ी चिढ़ हुई थी जब से मैं जीवन के सही रास्ते पर बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हूँ, वो भी बैठे हैं वहां पास में। एक कुत्ता आया जो कि अक्सर आता ही रहता है घर पे और बैठ जाता है। उन्होंने एक लठ उठाया और उसमें डंडा दिया, और वहां पर कुत्ते की कोई गलती नहीं थी, वो बैठा था चुपचाप। उनको चिढ़ थी मुझसे। अब उन्होंने डंडा मार दिया। मैं वहां पर बोल सकता था, लेकिन मैं समझता था कि वो चाहते थे कि मैं बोलूं। अब इस ये व्यक्ति हारे, इसके लिए क्या जरूरी है कि मैं कुछ ना बोलूं? भले उन्होंने डंडा मारा, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत नहीं हुआ, लेकिन मैंने अगर बोल दिया तो वो इंसान जीत जाएगा, उसका अहंकार जीत जाएगा। आपको गुस्सा आया ठीक? था? नहीं, गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैं समझता हूं ना कि उसने ऐसा क्यों किया, सामने वाले ने। तो उस पर गुस्सा नहीं आया उसके। तो कुछ तो रहा होगा आपका रिएक्शन, लाइक इमोशन मैं वही आपके तो मैं अंदर कुछ बता तो रहा हूँ, चला होगा। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप अपने भीतर समझते हैं ना कि क्रोध क्यों आता है, तब आप सामने वाले के प्रति क्रोधित नहीं होते हैं उसकी गलती पर। आपको उस पर, थोड़े आम भाषा में कहो तो तरस आता है, और ज्ञान की भाषा में कहो तो करुणा आती है उसके प्रति कि काश ये बेचारा मेरे कुछ बातों को समझ जाए, तो इसका मन हल्का हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। हम्म। तो क्रोध कब आता है? कई कारण है। जैसे एक साधारण सी बात है कि आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। आप चाहते थे कुछ हो, पर वैसा नहीं हुआ, तो गुस्सा आएगा। आप चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, पर हो गया, तो गुस्सा आएगा। मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो क्रोध आएगा। जैसे मैं हूं, मुझसे किसी ने कोई उम्मीदें जोड़ी और मैंने उसकी उम्मीदें पूरी नहीं की, तो उसको मुझ पर बहुत क्रोध आएगा, वो मुझ पर हिंसा भी कर सकता है। पर यदि मैंने उसकी उम्मीदें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं पूरी की, या बेहोशी में मैंने उसकी उम्मीदों से पीछा छुड़ा लिया, भाग गया, तो वो मेरे साथ कुछ करेगा तो मुझे भी क्रोध आएगा। पर मैं एक सही जिंदगी जीने के लिए उनकी कामनाओं को पूरा नहीं करता हूं। मैं देखता हूं कि उनकी कामनाएं पूरी कर दूंगा तो भी वो और ज्यादा परेशान होंगे, उनका भला नहीं होगा, और उनकी कामनाएं पूरी करने के कारण बल्कि मैं उनके साथ और बुरा कर दूंगा। इस कारण से मैं उनकी कामनाओं को पूरा नहीं करता। अगर मैं इस सारी बात को समझता हूं, तो जब उनको मुझ पर क्रोध आएगा तो भी मैं उस बात को बहुत आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। तो क्रोध, हमने कहा, एक तो तब आता है जब जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है। अब इसको कैसे समझाऊं मैं? जैसे आपने जैसे मान लेते हैं, जो आपका दोस्त है वो ऑफिस में काम करता है, ठीक? आज बॉस ने कुछ कह दिया, ऐसा एक एड जैसा भी कुछ देखा होगा आपने।
तो ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा, उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन बॉस से आती है सैलरी, बॉस को कह नहीं सकते कुछ, तो चुपचाप सहन कर लिया। अब घर आते हैं, अब वो किस पर अपना क्रोध दिखाएंगे ये भी देख लो आप। आपको क्रोध उस पर नहीं आएगा जो आपसे बहुत ऊंचा है, उसके सामने नहीं आएगा, पीठ पीछे कितनी गाली दे दो। तो बॉस पर नहीं आया, मगर बॉस को भीतर ही भीतर गाली दे रहे हो, पर वो क्रोध आप जाकर के उस पर कर दोगे जो आपसे कमजोर होगा। बच्चे पर कर सकते हो, पत्नी पर कर सकते हो, घर में कोई भी होगा कमजोर उस पर कर सकते हो, कुछ नहीं तो किसी जानवर को मार करके खा जाओगे, उसको पत्थर मार दोगे, ये सारी हरकतें करोगे। जिससे आपको चिढ़ होती है, जब सीधे सीधे आप उस पर क्रोध नहीं दर्शा पाते, तो आप उसको ढूंढते हैं जो आप कमजोर होता है, उस पर क्रोध दर्शाते हो, नहीं तो फिर खुद के ऊपर हिंसा करते हैं। तो अब एक बात बताओ, आप जब अपने भीतर समझते हो पूरी प्रक्रिया को कि क्रोध कैसे आता है, तो आप क्या पाते हो? आप पाते हो कि क्रोध कुछ नहीं है, केवल एक प्रतिक्रिया है, और वो प्रतिक्रिया भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं केमिकल को छोड़ दूं तो केमिकल को अगर एक तरफ रखें, कि जो केमिकल प्रक्रिया होती है भीतर, उसको एक तरफ रखें, तो मैं कह सकता हूं मेरी जो कंडीशनिंग है, समाज ने जैसी कंडीशनिंग कर दी है, उसके कारण मैं बस प्रतिक्रिया कर रहा हूं। जैसे मेरे पास एक बॉल है छोटी सी, वो रबड़ वाली, उसको उधर फेंकूंगा, दीवार से टकराएगी, वहां से टकरा के इधर टकराई, फिर दीवार से टकराई और आकर के मेरे सिर में लग गई। अब बताओ, क्या मैं उस बॉल को गाली दूं, उस पर क्रोध करूं? करोगे क्या? नहीं। नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो, हम कहते हैं कि वो निर्जीव है, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है, वो तो दीवार से टकराई इसलिए इधर आ गई। कोई चाकू रहता है, हाथ कट जाता है, आप चाकू पर क्रोध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उसको समझते ही नहीं कि ये समझती है। आप समझते हैं कि ये कुछ नहीं समझती, इसका अपना कोई चुनाव नहीं है, इसने मुझे नहीं काटा, वो मेरी गलती से हुआ। तो ये क्या है, सारा टप्पा खा रही है बॉल इधर से उधर और आकर मुझसे टकरा गई। जब आप ये देख पाते हो कि मेरे भीतर क्रोध भी इसी तरह से आता है, और सामने वाले के भीतर जो क्रोध आ रहा है वो भी इसी कारण से आ रहा है, वो अपनी मर्जी से क्रोध नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, पर क्रोध करने में उसका अपना चुनाव नहीं है, वो मजबूर है क्रोध करने के लिए। जैसी उसकी कंडीशनिंग हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप वो मजबूर है वैसा काम करने के लिए, वैसी हरकत करने के लिए। तो मैं उस पर क्रोध नहीं कर पाऊंगा, फिर उसको मैं किसी भी तरीके से हैंडल करूंगा, पर मेरा तरीका फिर वैसा नहीं रह जाएगा जैसे पहले था। मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर दूंगा, उसके साथ बेहोशी में प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मेरा जो भी एक्शन रहेगा वो उस वो जो झगड़ा होने वाला है उसको कम करने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता है थप्पड़ भी मार दो आप, पर हाँ। क्रोध में नहीं मार रहे हो, आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। देखो, जब हम क्रोध को समझते हैं तो होता क्या है, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, मैं और आप लड़ रहा हूं, और मैं समझता हूं अगर अपने आप को, तो मैं इतना अच्छे से अपने क्रोध को समझता हूं कि बीच में मैं कह सकता हूं चल चाय पीते हैं, फिर वापस क्रोध करेंगे। मतलब जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो इस लेवल तक आप जा सकते हैं कि क्रोध आपके हाथ की फिर कठपुतली हो जाता है, फिर आप उसके गुलाम नहीं होते हैं, वो आपके हिसाब से आता है। जहां आपको दिखाना होता है वहां आप जानबूझकर क्रोध दिखाते हैं, जहां नहीं दिखाना होता है वहां पर आएगा ही नहीं वो, क्योंकि आप समझते हैं ना कि पूरा खेल क्या चल रहा है। और नहीं तो सामने फिल्म देखते हैं, उसमें भी जो मेरा एक्टर है उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, गुंडे लोग या पुलिस वाले गलत करते हैं, है ना, बेईमानी कर रहे होते हैं, तो हमें उस पर भी गुस्सा आता है कि कैसे लोग हैं ये। पर वहां तो वो हम जानते हैं स्क्रीन है, पर लेकिन हम भावनाओं में बह जाते हैं, तो वहां पर भी बह जाते हैं। पर जब बाहर के हकीकत खेल को भी आप समझ लेते हैं, तो आप हकीकत में घट रहा है तब भी क्रोध नहीं करते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग से सारे एक्शन आते हैं फिर। समझ गया। मतलब हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रखी है, हम हार्डवायर हो रखे हैं इस तरीके से कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि हमें पहले अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, उसकी बैंडविड्थ को, ताकि हम अपने इमोशंस को देख पाएं और फिर चुनाव कर सके कि हमें कैसे इसको रिएक्ट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। सही कहा मैंने? हाँ, मतलब हमें यही समझना है कि सारे जो भी एक्शंस है वो देखो, सबसे पहला है बाहरी जगत, ये इंद्रियों को दिखाई देता है, उसका असर पड़ता है इंद्रियों पर, इंद्रियों से जाता है मन के पास, मन से जाता है फिर मैं, अहम के पास, जिसको अहंकार कहता है, मैं खुद, है ना। तो हमें पूरी जो वृत्ति से लेकर के एक्शन तक जो कुछ भी हो रहा है उसको समझना होता है कि अंदर से कौन से केंद्र से संचालित होकर के बाहरी एक्शन आ रहा है। जैसे कह सकते हो कि
कोई शादी कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे वो काम धंधे करेगा, लेकिन वो जो वृत्ति है मूल, वो है सिर्फ सेक्स। वहां से वो पूरी तरह से संचालित हो रहा है। अब उसके लिए वो न जाने कितने पापड़ बेलेगा, वो नौकरी करने भी जा रहा है, पर वो किस लिए जा रहा है? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि भाई तेरे पास इतनी बड़ी नौकरी रहेगी तो पापा हाँ कर देंगे, पापा हाँ कर देंगे तो हम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे तो फिर हम हनीमून मनाएंगे। तो अंततः वो नौकरी भी कर रहा है तो उसी के लिए कर रहा है, नौकरी करने जा रहा है तो उसके लिए कहा कि बढ़िया सूट बूट पहन कर आना पड़ेगा, तो वो सूट बूट पहना, वो भी हमें लगता है कि कारण कुछ और है, नहीं, वहां से वो संचालित हो रहा है। अब वो कह रहा है हेल्थ भी ठीक रखनी है, तो हेल्थ ठीक रखने के लिए वो जिम जाता है, बढ़िया भोजन करता है, हमको लगता है कि बढ़िया बंदा है, जिम जाता है, पर हकीकत क्या है? वो है बिल्कुल। कल जैसे कल एक एड देखा था कि पापा पूछे कि अमेरिका क्यों नहीं गए, तो बोल देना कि आई लव इंडिया। और जब पैसे आने लग गए तो चले गए अमेरिका। अब कहाँ गया वो लव? लव नहीं था, वो बस पैसों की कमी थी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने छोटा सा भी एक्शन जो है, जो भी कर रहे हैं, कुछ चीज भी खरीद रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं कि उसको रोक देना है। आपको बस समझना है कि ये ऐसा चल क्यों रहा है, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, जो कर्म है उसके पीछे कौन सा विचार आया, वो विचार के पीछे वृत्ति कौन सी है। जैसे विचार क्या है, मुझे ये लड़की या ये चीज बहुत पसंद है। अब वो चीज जो पसंद है उसके पीछे भीतर कोई सोर्स होगा वृत्ति का, विचार है कि मुझे वो चीज चाहिए, और वो चीज क्यों चाहिए उसका मूल कारण रहेगा भीतर। तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, ये सारी वृत्तियां होती हैं, यहां से विचार उठते हैं। सोचते हैं हम चीजों के बारे में, और फिर उन विचारों के माध्यम से हम कर्म करते हैं कि अब मुझे क्या करना है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चंस भी उठता है क्योंकि वैलेंटाइन वीक अभी चल ही रहा है। वैसे हमारा एपिसोड थोड़ा सा लेट आएगा प्रेम को लेकर, कि अभी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, एक लड़की पसंद कर लेते हैं, कभी हिम्मत नहीं हो पाती है उसको कहने की अपने दिल की बात जो भी है। तो क्या वन साइडेड लव जैसा कुछ होता है कि मतलब आप बस उसको जिंदगी भर प्रेम कर सको कि हाँ मैं उसे प्रेम करता हूँ, ऐसा कुछ होता है? क्योंकि बहुत से लोग बच्चे मतलब लाइव भी आता हूँ तो पता नहीं कहते हैं कि भैया वन साइडेड लव में फंस गया हूँ, और वो बहुत तकलीफ देता है, सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ कि वो इंसान ऐसा हो या वो आपकी जिंदगी में आ जाए, आपसे ऐसे बात करे, और कुछ भी नहीं होता। आप बस एक ड्रीम में जी रहे होते हैं, फैंटेसी में जी रहे होते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे होते हो। तो ऐसा कुछ होता है क्या वन साइडेड लव जैसा आपके हिसाब से? वन साइडेड लव, लव का मतलब ही होता है, देखो शुरुआत होती है दूसरे से, दो रहते हैं लव में, एक इधर, एक कोई होता है जिससे हम प्रेम करते हैं, एक मैं हूं जो प्रेम करता है, एक वो है जिससे हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम उससे किया जाता है जिसके लिए तुम खुद मिटने को तैयार हो। खुद का मतलब शरीर की बात नहीं है, तुम अपनी हस्ती ही मिटा देने को तैयार हो। आप अपनी सारी पहचानों को पकड़े पकड़े किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे फलानी लड़की से प्रेम है, और आप लड़के बने बैठे हैं, आप खुद को बचा करके उससे प्रेम कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। वन साइडेड लव ये होता क्या है, मतलब कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हम अपन वहीं से आ रहे हैं सब, पर लेकिन ये क्या होता है, वो तब तब ना जब हम लव, हमारी जिंदगी में लव नहीं होता है ना, तब हमको लगता है कि वो जरूरी है। अब आप कह रहे हैं मैं उससे प्रेम करता हूं, ना तुझे मैं का कुछ पता कि मैं कौन हूं, ना तुझे उसका कुछ पता कि वो चीज क्या है, और ना तुम्हें लव का पता, और तुम फिर लव कैसे लोगे? अब तुम कहते हो प्रपोज करने के लिए आई लव यू, मैंने लिखा था कि अगर प्रपोज करने के लिए कोई गुलाब भी दे रहा है तो समझ लेना वो प्रेम नहीं जानता, नहीं तो वो गुलाब को मारता नहीं प्रपोज करने के लिए। क्या बात है। तो वो जो संवेदनशीलता रहती है ना छोटी सी चीज के प्रति भी, उस संवेदनशीलता से प्रेम आता है कि आप कितने संवेदनशील है सामने वाले के प्रति। देखो ना, हम जिससे प्रेम करने की बात करते हैं अंततः हम उसको भोगना चाहते हैं। अब प्रेम एक ही है कि आपको जो चाहिए ना वो उधर से सारी चीजों से नहीं मिला, तो आप किसी लड़की या लड़के में ढूंढने लग गए, पर वो लड़की
जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम की बात करते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं, अगर वो लड़का हो तो आप प्रेम करोगे उससे? क्या है उसमें ऐसा कुछ भी उसके शरीर के अलावा जिससे आप प्रेम करते हो? उसकी शकल वो ना रहे, मैं कह रहा हूं अगर वो लड़का हो जाए, क्या तब उससे प्रेम करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब किससे फिर? शरीर से। और शरीर से मतलब होने का यही अर्थ है कि आप बस भोगना चाहते हैं। साफ साफ थोड़ी ना कहोगे, साफ साफ ही कह दिया तो फिर प्रेम कैसे कहोगे उसको? अगर साफ साफ कह दिया कि मुझे बस संबंध बनाना है तो फिर प्रेम नाम नहीं दे पाओगे ना। तो उसको प्रेम के नाम के तले हम दबाते हैं, क्योंकि भाई मैं खुद अपनी जिंदगी में बर्बाद हूं, वन साइडेड लव कर रहा हूं, क्यों? मतलब उसके बिना मैं खुद को कुछ नहीं मानता ना, इसलिए उसको प्रेम करता हूं कि उसके बिना तो जैसे मैं अधूरा हूं। तुम खुद अधूरे हो, तुम खुद खोखले हो, तुम अपनी जिंदगी में परेशान हो, तुम उससे प्रेम करके उसको दोगे क्या? और वो अगर आपसे प्रेम करने लग जाए आप जैसे इंसान से, आप क्या हो? बर्बाद अपनी जिंदगी में। और आपसे अगर वो प्रेम कर ले तो सोचो वो कितनी बर्बाद होगी। अब दो बर्बाद लोग मिलकर के क्या किसी का भला कर देंगे? तो सही कह वन रहे हैं आप। साइडेड लव ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। लव लव जब आता है तब वो शुरुआत होती है कि बाहर कुछ है जीवन में इतना बड़ा, जैसे आपने कहा मेरा काम मेरी जिंदगी, ऐसा कुछ आपने कहा था। काम सचमुच बढ़िया है तो काम ही जिंदगी हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे और गहरे होते जाते हैं तो फिर काम को पूरी तरह समर्पित हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दिन काम वैसे तो रुकेगा नहीं, पर रुक गया तो मैं बर्बाद हो गया। क्योंकि वो जो मैं कौन हूं, शरीर की बात करें, ये लगातार बदलता रहता है। जो बच्चा है वो कुछ साल बाद वो इतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक। मन है, कंडीशनिंग है, इसने ये सारे विचार लेकर के वो पहले से नहीं आया था, तो ये भी लगातार बदल रहा है। तो शरीर और मन ही है बस, तो ये सब तो लगातार बदल रहे हैं। अब मैं हूं क्या फिर? वो तो मेरी पहचान है प्रेम, तो मैं खुद ही प्रेम हूं। अब मैं किसी और से क्या करूं? तो दो जो है ना, ये द्वैत से शुरू होता है, वो एक हो जाना होता है कि जिसे बाहर खोज रहा हूं ना, जिसको पाने की खातिर दौड़ रहा हूं, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। क्या? लहर 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 प्रेम कर रही थी समंदर से, और समंदर के इतना निकट गई, इतना निकट गई कि वो उसी में मिल गई। या फिर कह देता हूं कि वो नमक की गड़ी थी, अब उसने कहा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, रमन महर्षि से वो टकरा गई। तो कहे पूछो मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं करती करती वो पहुंच गई समंदर तरफ से आई थी, चलो उधर जाकर देखती हूँ, उसी में मिल जाती है। तो फिर दो थोड़ी ना, वो एक ही बचता है। फिर वो क्या करता है? क्या फिर लहर नहीं उठती? वो लहराता रहता है, ऊपर ऊपर लहराता है, भीतर शांत रहता है। तो ऊपर सब खेल चलता है। तो प्रेम वन साइडेड जैसा कुछ नहीं होता। जो चल रहा है ना समाज में, वो तो बस ऐसा है कि जिंदगी में और कुछ करने लायक नहीं है, और जवानी का उभार है, थोड़ी सी उत्तेजनाएं उठ रही हैं शरीर में, वो सारे खेल चल रहे हैं जो प्रकृति ने डाल रखे हैं कि बेटा इतनी उम्र में आओगे तो जवान हो, बच्चे अच्छे पैदा कर लो, क्योंकि समझदार हो गए तो फिर बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। अगर देख ली थोड़ी दुनिया को, जिंदगी को, कि शादी करने के बाद वास्तव में होता क्या है हाल, तो फिर नहीं कर पाओगे। फिर दिख जाएगा कि जरा सा सुख है, उसके चक्कर में अगर वो पहाड़ जैसा बोझ ले आए जीवन में, तो पूरी जिंदगी नर्क हो जाती है। फिर रिश्ता गलत बना लिया तो काम भी गलत ही करना पड़ेगा, और रिश्ते और काम जहाँ गलत है हमारी जिंदगी में, वहां फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि दो ही चीज तो है जहां हमारा पूरा समय जाता है, रिश्तों में और काम में। तो फिर मैं अपने पार्टनर का चुनाव कैसे करूं? अगर मान लो मैं खुद को समझ चुका हूं, अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं कि स्पिरिचुअलिटी में मैंने खुद को ढूंढ लिया है, मैं जान चुका हूं कि मैं खुद क्या हूं। हम्म, और आप न्यूज़ भी सुनते रहते हैं, कैसे-कैसे न्यूज़ आते हैं, लाइक डिवोर्सेस हो रहे हैं, फिर वो एलिमनी, फिर वो जेंडर न्यूट्रल लॉज़ की बात छिड़ती है, और किस हम्म, तरीके के लाइक कहानियाँ सुनते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, पैटर्निटी फ्रॉड्स हो गए। तो इतने सारे धोखों के बीच में एक इंसान हम्म, कैसे चुनाव करे एक सही पार्टनर का? वक़्त भी नहीं आप रहता ना। तो ठीक ठीक, जब तक दूसरे पार्टनर की जरूरत हो ना, तब तक दूसरे पार्टनर को जीवन में मत लाओ बस। जब तक ऐसा लगे कि दूसरा पार्टनर चाहिए, तब तक दूसरे को मत लाओ, क्योंकि उसको हाँ। लिया है तो उसको बस भोगोगे। और जब लगे कि अब जरूरत ही नहीं, तो फिर क्या करोगे लाके? फिर तो खुद ही नहीं ला रहे हो। पर कहने का जीवन मतलब कैसे है, जिएँगे? संदीप जी, फिर जीवन कैसे जिएँगे कुछ लोग?
लाइक कंपेनियनशिप तो मतलब कुछ तो चाहिए होता है ना, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये कहा था कि अगर मैं जान चुका हूं तो अध्यात्म में जान चुका जैसा कुछ नहीं होता है। कोई कहता है मैं आत्मज्ञानी हो गया जैसा भी कुछ नहीं होता है। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि यहां से चढ़े और यहां पहुंच गए। अध्यात्म ऐसा है, चढ़ते रहना होता है, लाइफ टाइम ही चलेगा, जब तक एक भी सांस है आपको जानते ही रहना है। और जानते ही जाओगे, नया ही जानते जाओगे। ऐसा नहीं कि पुराने रिपीट कर रहे हो, लगातार नया ही जानते रहोगे, क्योंकि बहुत भरा पड़ा है इसके भीतर, और जगत इतना बड़ा है कि जानना कभी खत्म होगा नहीं। तो मैं खुद को जान चुका हूं ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ एक तल आएगा जहां से हम जो एक लेवल है जहां पर अधिकांश हमारी जिंदगी चलती है उसको थोड़ा अच्छे से हम समझने लगेंगे, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर वो सारे फैसले अपने आप होते चले जाते हैं। अभी क्या है, अभी आपका जो मन है वो एक लेवल पर है। आपका मन जहां है आप वहां से सवाल पूछ रहे हैं इस लेवल के कि अगर मैं यहां पहुंच गया तो फिर मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, मैं रिश्ते कैसे बनाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं अभी आप यहाँ है तो यहां तक तो पहुंचिए, अपने मन को यहां तक तो समझिए। आप जब यहाँ समझ जाएंगे तो अगला कदम क्या होगा वो भी वहां से डिसाइड हो जाएगा। अभी क्या हम्म। है, अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्यों चाहता हूं और ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। आप ऐसा तो है नहीं कि संबंध हम सिर्फ इंसान से बनाते हैं। आपने इसको यहीं कान पर ही क्यों पहना, माइक को हम्म। सामने ही क्यों रखा, क्योंकि उसकी जगह यहीं पे है ना। तो अभी आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं, जिससे भी संबंधित हो रहे हैं, उससे लगभग आप सही तरीके से संबंधित हो रहे हैं, लेकिन आप बस इंसान से गलत तरीके से संबंधित हो रहे हैं, है ना। तो इंसान से भी रिश्ता सच्चा बना लीजिए बस। माता पिता से जो रिश्ता है उसको असली कर लीजिए। उसमें उसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी के पास जा रहे हैं तो हमारा चेहरा बदल गया, हाव भाव बदल गए, बातें बदल गई। अब पापा के सामने गया तो बात करने का ढंग बिल्कुल अलग हो गया। दोस्त के सामने गए तो वहां पर फिर नया चेहरा पहन लिया। होता है ना ये सब, हम्म। कि हर व्यक्ति के सामने जाते हैं तो एक अलग ही चेहरा होता है, अलग व्यवहार होता है, अलग बातें होती हैं। जो बात दोस्त से की, क्या वो बात मैं अपने पिताजी से कर पा रहा हूँ? अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं असली नहीं हूँ। और जब मैं अपने पिताजी के साथ असली नहीं हूँ तो मैं किसी और के साथ कैसे असली हो पाऊंगा। मैं मौत की बात हम्म। अपने पिताजी से कर लेता हूँ, वो अभी उस उम्र में पहुंच गए हैं कि जहां से, जिसको हम कहते हैं कि विदाई होने वाली है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कैसा क्या लग रहा है। तो बात वही कि मैं जो सामने वाले से बात कर रहा हूँ क्या वही बात मैं इनसे भी कर सकता हूँ। जो चेहरा लेकर के यहाँ यहाँ पर हूँ वही चेहरा क्या उधर ले जा सकता हूँ। कहीं मुझे चेहरे तो नहीं बदलने पड़ रहे बार बार। अगर मुझे बार बार चेहरे बदलने पड़ रहे हैं तो कुछ नहीं, किसी पार्टनर को आप जीवन में ला करके बस एक और नया चेहरा खड़ा कर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हम्म। होता क्या है देखो, अभी आपको क्या चाहिए, आप पॉडकास्ट करते हैं, इससे एक बात अपने बारे में आप समझ सकते हैं कि आप अकेले बैठे हैं तो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगता। आप चाहते हैं कि कोई हो जिससे मैं बात करता रहूं, किसी से नए से व्यक्ति से मिलता रहूं। अब आप किसी इंसान को जीवन में ला रहे हैं क्योंकि एक खालीपन सा है जीवन में, ठीक। जो मेन समस्या है ना हमारे भीतर, उसको दो तीन नाम दे सकते हो। बेचैनी है, मुझे चैन चाहिए। तो जिस व्यक्ति से संबंध बना करके चैन मिल जाए उससे संबंध बना लीजिए। बस ये रिश्तों का आधार है। मैं बेचैन हूं, मुझे चैन चाहिए, जहां से जो व्यक्ति मुझे चैन दे दे, सुकून दे दे, उससे मैं संबंध बना लूंगा। और चैन पाने का रास्ता उल्टा होता है। जो बेचैनी को हटाए बस वही मुझे चैन दे पाएगा। जो मेरी उलझन को सुलझा दे वो समस्या का अंत कर देगा। तो मैं बेचैन हूं, मुझे चैन चाहिए, जहां से चैन मिलेगा उससे संबंध बनाऊंगा। तो सामने वाले के पास जा रहा हूं, देखो कि क्या वो आपकी बेचैनी को मिटाने में सहयोगी है। हम्म। पर वहां पर ध्यान रहे कि बेचैनी बस शारीरिक बेचैनी नहीं होना चाहिए, वो जो यहाँ से परेशान हो, क्योंकि असली समस्या यहाँ पर है। जो मुझे शांति चाहिए, जो मुझे शांति देने दे सकता है, मैं उससे संबंध बनाऊंगा। वो लड़का हो कि लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी हो कि औरत हो, बच्चा हो कि बूढ़ा हो, गरीब हो कि अमीर हो, काला गोरा, हिंदू मुसलमान, भारतीय पाकिस्तानी अमेरिकी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे चैन देगा मैं उससे संबंधित हो जाऊंगा। संबंधित, अब अगर सिर्फ संबंध बना रहा हूं प्रेम में तो उसका मतलब सिर्फ नहीं होगा। जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन सिर्फ सेक्स हो तो फिर वो प्रेम का रिश्ता तो हो ही नहीं ना। तो फिर वहां पर क्या रहेगा, संबंध प्रेम का रहेगा तो वहां पर ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं रहेगा। फिर वहां आप ये नहीं कहोगे नहीं लड़की ही होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने हम्म। कहा जब तक आपको
किसी पार्टनर की जरूरत है, उसमें एक बात और ऐड कर लो कि जब तक आपको लड़की ही चाहिए, अब मैं लड़का हूं और मुझे लड़की चाहिए, या लड़की हूं तो लड़का चाहिए, तो जब तक विपरीत लिंगी ही चाहिए, और आजकल तो वो बॉयज बॉयज और गर्ल्स गर्ल्स भी होने लगा है, तो उसमें उस हिसाब से उसको मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगर जब तक आपको किसी की जरूरत है और विपरीत लिंगी की ही जरूरत है, तब तक समझिए कि भीतर गड़बड़ है और रिश्ता सही नहीं चलेगा, क्योंकि रिश्ता अकेलेपन से आ रहा है, और जो व्यक्ति एक अकेलेपन से परेशान इंसान को पसंद कर लेगा वो भी अकेला ही होगा, वो आपसे भी गिरी हुई हालत में होगा, इसलिए वो आपके जीवन में आ जाएगा। फिर दो अकेले अकेले परेशान होंगे। अब मैं अपने अकेलेपन को भरने के लिए, मैं अकेला हूं, अकेलेपन को भरने के लिए मैं दूसरे पर आश्रित हो गया। अब जिस पर आप आश्रित हो जाओगे तो निर्भरता से आ जाता है डर। मैं अकेलापन को भरने के लिए उस पर आश्रित हूं, तो अब है डर कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए। उसकी मौत का भी डर क्यों लगता है? ये मर गया तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा, वो किसी और का हो गया तो फिर अकेला हो जाऊंगा, कहीं इसका चक्कर तो नहीं है। तो अब उस डर से फिर शक संदेह ये भी खड़े हो जाएंगे कि आप उस पर शक करेंगे कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ इसका लफड़ा चल रहा होगा। मैं ऑफिस जाता हूँ, पता नहीं ये किससे बात करती होगी, या ये ऑफिस में किसी से बात करता होगा, तो शक संदेह बढ़ेंगे। जहां शक संदेह, वहां फिर क्या होगा? अब आप उसके मालिक बनना चाहेंगे, पूरी तरह से उस पर मालिकियत करना चाहेंगे, कंट्रोल में करना चाहेंगे। पति है तो पत्नी को, पत्नी पति को कंट्रोल में करना चाहिए। तो आपने फिर मालिकियत कर ली, और जहां मालिकियत है, जहां किसी को आप गुलाम बना रहे हैं, वहां उसकी आजादी छीन ली ना। और बिना आजादी के तो प्रेम रहा नहीं। अब आप उसके मालिक बन गए, मालिक बन गए किसी इंसान के, वस्तु का मालिक हो गया तो ये एक चीज एक जगह रखी रहेगी, ये विरोध नहीं करेगी। लेकिन इंसान का मालिक बनोगे तो वो विरोध करता है, क्योंकि उसकी आजादी छिन रही है। क्योंकि अंततः आपको जो चाहिए वो आजादी है, आप किसी और को ला करके अपनी आजादी को बेच रहे हो, और हम सोच रहे हैं कि हम वो पालेंगे उसके माध्यम से जो चाहिए। तो आपने उसकी आजादी छीन ली, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसका कहीं और चक्कर ना चल रहा हो। अब आजादी छीन ली तो प्रेम तो यहीं खत्म हो गया। अब क्या होगा? उस व्यक्ति को आपसे चिढ़ होगी, उस चिढ़ के कारण रिश्ते टूटेंगे। फिर आप कहोगे कि डाइवोर्स हो रहे हैं, कोई एलिमनी और ये और वो चल रहे हैं, तो वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि रिश्ते की शुरुआत ही गलत थी। तो उसमें सब कुछ गलत हो रहा है, वहां मालकियत चल रही है, वहां शोषण चल रहा है, रिश्ते का आधार स्वार्थ है, वहां एक दूसरे पर शक संदेह है, कलह क्लेश है। खुल करके अपनी बात जो भीतर घूम रही है वो कह नहीं पा रहे हैं। सामने वाले ने अधिकार नहीं दिया कि तुम अपनी बात साफ साफ कह सको कि भैया मेरे मन में ऐसा चल रहा है तुमको लेकर के, तुमने उसको अधिकार नहीं दिया। वो इतना डरा हुआ है, वो इतना आश्रित है कि वो भी नहीं कह पा रहा है कि कह दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा तो सब छिन जाएगा। तो हमारे संबंध ऐसे रहते हैं। तो ये प्रक्रिया देखिए, छोटी सी मैंने ऐसे बनाया था कि अकेलेपन से शुरुआत हुई, अकेलेपन को भरने के लिए दूसरे पर आश्रित हूं तो वहां से भय पैदा हो गया कि ये मर ना जाए, छिन ना जाए। और जैसे ही भय पैदा हुआ ये किसी और का ना हो जाए तो मैं उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूंगा, उसको बचाने की कोशिश करूंगा। अब समझ सकते हैं कि बच्चे का इतना ख्याल भी रखती क्यों है माँ? वो इसलिए रखती है क्योंकि वो उस पर आश्रित है अपने आगे के भविष्य के लिए। तो ये ठीक रहेगा तो मुझे सुविधाएं मिल जाएंगी उसके माध्यम से, और फिर उस पर शक संदेह होंगे, उसके मालिक बनेंगे, वो चिढ़ेगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर एक दिन परेशान होकर के या तो मर जाएंगे या फिर दवाइयां लेंगे। और अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं हैं, 7 जन्मों का साथ निभाना है ना। अरे लोगों को क्या जवाब देंगे? ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, इतने बैंड बाजे जो बजाए जाते हैं ना, ये इसलिए बजाए जाते हैं, सबको बताया जा रहा है देख लो भैया ध्यान से, इन दोनों का विवाह कर रहे हैं, अगली बार से अलग होने की बात करें या ये किसी और के साथ दिख जाए तो इनको तुरंत मारने पीटने लग जाना। इसीलिए सारा वो खेल होता है। अब मैं सारा और भी इसको सूक्ष्मता से जब हम ध्यान देते हैं तो सारा विस्तार से देख पा रहा हूँ भाई ये खेल चल रहा है, और इसमें अगर कूद गए तो समझ लो दलदल है, फिर नहीं निकलने वाले। आधी नाक घुसी रहेगी भीतर, लेते रहना सांस, यहां तक घुस जाओगे। क्योंकि वो पूरा थोड़ी ना मारेंगे, पूरा मार दिया तो खेल ही खत्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो बचा के रखेंगे तुम्हें, तिल तिल करके मारते हैं। अब मुझे पूरा खेल दिख रहा है तो बताओ मैं उसमें गोता क्यों लगाऊंगा? हाँ, जो कुछ भी है लाइफ हो या कुछ भी हो, उसको जैसे रहता है ना, पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, किनारे से थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, ये थोड़ा सा लेकर के, या फिर दलदल है या बस हल्का सा कीचड़ है, गाड़ी उतारे कि नहीं उतारे, उसके लिए भी हम डंडी से चेक कर लेते हैं। तो इन चीजों के साथ संबंध ऐसा रहो
जब मैं देख रहा हूं कि जो भी उसमें उतरे हैं सब बर्बाद हुए हैं, पर मेरा मन मान नहीं रहा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ते में कुछ खास है। स्कूल में, कॉलेज में सैकड़ों जोड़े हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं उनका नकली, मेरा तो असली ही है। मुझसे पहले करोड़ों अरबों के टूटे हैं, लेकिन मेरा नहीं टूटेगा। तो उसमें पूरा मत उतरो, दलदल में फंसो मत। अपनी तरफ से ईमानदारी रखो, सामने वाले को भी ईमानदारी से बता दो कि भाई देख, पूरी तरह से रिश्ता सच्चा रखो, और उसको जांच लो, परख लो कि जैसा सोच रहा हूं वैसा है कि नहीं है। और ध्यान, मतलब होश में रहो, जानने के लिए उसमें उतरो, जितना भी उतरो, भोगने के लिए नहीं। हम भोगने के लिए उतर जाते हैं, तो उसको जानने के लिए उतरो, जांचो परखो, तो पता चल जाएगा कि जैसा सोच रहा हूं वैसा कुछ है नहीं। और जब वैसा है ही नहीं, तो मेरी वो कामना पूरी कैसे होगी जो मैं उससे उम्मीद। जैसे दूर, वो एक मैं बोलता हूँ, दूर से देखे तो 2 अंडे उचक रहे थे, पास जाकर देखा तो 2 गंजे उचक रहे थे। अब मैं भूखा हूं, मुझे वो दिख कैसे रहे अंडे हैं, तो मेरी कामना अंडों से जुड़ी है, पर उसकी हकीकत क्या है कि वो गंजे हैं। अब भूख मिटेगी क्या? क्योंकि वो मेरे मानने से फर्क नहीं पड़ता ना, हकीकत क्या है उसकी, काम तो वैसे ही होगा। अब तुमने जाकर गंजे पर हाथ फेरा, वो थप्पड़ मार रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मुझे चोट क्यों लगी जिंदगी से। तुम गलत जगह हाथ डाल रहे हो ना। तुम उससे कह देते भाई मुझे तेरी गंजी पर हाथ फेरना है, वो मना नहीं करता, पर तुम कह रहे हो मुझे खाना है, तो वो गलती हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, गलत, सही चीज से गलत उम्मीदें लगा लेते हैं। चीज में कोई दिक्कत नहीं है, चाकू में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम प्याज और फल काटने की जगह पर गर्दन काटो, तो फिर वो आपके लिए तो गलत ही साबित हो जाएगा ना। तो जैसे आपने वो कहा था ना, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, कोई भी चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं है। शुरू में जो आपने कही थी बात, जैसे आप कह रहे हो रील देखते हैं या कुछ करते हैं, मैं सब चीज से सीखता हूँ, रील मैं भी देखता हूँ। मैं ये जो रोता है, या इधर बच्चे खेलते हैं, या कोई, हर चीज से सीखता हूँ। तो वो चीजें डिस्ट्रैक्शन केवल तभी तक है जब जब आप किसी एक जगह पर अपने आप को जबरदस्ती लगाना चाह रहे हैं, और वहां नहीं लग रहा, उन सारी चीजों की ओर मन आकर्षित हो रहा है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन है। उसी चीज की ओर जब आप खुद जाना चाहते हैं, तब तो आप नहीं कहते कि वो डिस्ट्रैक्शन है ना। अभी मैं पढ़ रहा हूं और खाने की याद आ रही है, तो हम नहीं कहते कि वो, हम कहते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन खाना खाते खाते स्कूल की कोई बात याद आ जाए, या पढ़ने की, या दोस्त की, या खाना खाते खाते बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, तब क्यों नहीं कहते कि खाना खाने में सारी चीज डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही हैं? पैदा तो तब भी हो रहा है। लेकिन जब हमारा मन सचमुच में एक जगह लगा होता है ना, तो फिर मन कहीं भागता ही नहीं है। और फिर जहां भी भागता है, अगर हम होश में है, तो हर जगह से हम सीखते हैं। पहली बात, भागते नहीं है। और फिर जहां हम जाते हैं, हम अपने चुनाव से जाते हैं। अपने चुनाव से तुम नशा भी कर रहे हो ना, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नशा फिर नशा नहीं रहा, वो आपके लिए वैसा नहीं रहेगा फिर जैसा अभी तक था। क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप पहले पूरे इंतजाम से जा रहे हैं ना। आपको पता है कि मैंने ये पी, तो पीने के बाद ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इससे आगे भी बात बढ़ सकती है। आप जानते हैं, उसके बावजूद आप उतर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस रिश्ते में उतरा तो दुख मिलेगा, स्वीकार कर लो कि हाँ ये बर्बादी होने वाली है। अगर वो स्वीकार हो तो उतर जाओ, कौन मना कर रहा है। हम कहते हैं कि मैं इसमें उतर भी जाऊं, और इसका जो परिणाम आता ही है वो परिणाम ना आए, हम ये उम्मीद करते हैं। या तो कह दो कि मुझे परिणाम स्वीकार है इसलिए मैं उतर रहा हूं, फिर वो जो भीतर से रहता ना कि ग्लानि उठती है, या पछतावा होता है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं होता है फिर, क्योंकि मैं जानते पूछते गया था। अच्छा, जब हम आप जैसे लोगों को देखते हैं, आप यूट्यूब पे आप वीडियो वगैरह बनाते हो, ठीक है, बाकी और लोग हैं पास्ट में भी रहे हैं, लाइक जेके मूर्ति रहे हैं, ओशो रहे हैं, आचार्य प्रशांत अभी वीडियोस बनाते हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो कि बहुत ही, जिनको सुनने का मन बहुत करता रहता है, लाइक अगर वो बोलें तो बस मन करता है बस सुनते रहें, ठीक है, और उनकी बात में गहराई भी दिखती है। तो अक्सर ये क्वेश्चन उठाते हैं और हम जैसे लोग जो एवरेज आईक्यू वाले लोग हैं, कि ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, ऐसी सोच कैसे आ जाती है, लाइक ये गॉड गिफ्टेड होती है, नेचुरली होती है, या फिर ये कोई तरीका होता है किताब पढ़ के, अध्ययन करके, क्या करके, तजुर्बे से, कहाँ से आती है ये चीजें कि जो दिमाग है ये इस गहराई से सोच पाता है? तो ये कैसे डेवलप हो सकता है? आपको थोड़ी बहुत दिखती है क्या मुझमें? हाँ, लिटरली मैं, गहरी बात है, नहीं तो मैं सुनता कैसे फिर, मतलब मैं बिल्कुल फोकस था कि हाँ यार इंसान बहुत, क्योंकि एडिटिंग के वक्त दोबारा सुनूंगा मैं, मजा आने वाला है। नहीं,
अभी क्या देखो ना, आपने कहा कि किताब पढ़ने से आता है क्या, ठीक? मैं कह रहा हूँ कृष्णमूर्ति को सुनने वालों की संख्या करोड़ों में थी और बहुत सुना उनको लोगों ने। और मैंने ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने कृष्णमूर्ति को मुझसे ज़्यादा पढ़ा है। मैंने ऐसे लोगों से बातें की हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा किताबें पढ़ रखी बहुत सारी। लेकिन उनकी बातें जब सुनता हूँ तो वो बातें बहुत बहुत निचले दर्जे से आती हैं। मतलब वो समझ का लेवल नहीं है वो उनका, जहाँ से वो बोल रहे हैं, बहुत निचला लेवल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ऊपर हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, फिर उनको मैं समझाता भी हूँ कि ये गलती हो रही है। तो सिर्फ़ किताब पढ़ने से नहीं होगा, किताब पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा, मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई है। लेकिन सिर्फ़ किताब पढ़ रहे हो, तो फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कृष्णमूर्ति को सुनने वालों की, पढ़ने वालों की संख्या करोड़ों में है, ओशो को पढ़ने सुनने वालों की संख्या भी वैसी है, आचार्य प्रशांत को सुनने वालों की भी, बुद्ध को पढ़ने वालों की भी। पर सब तो बुद्ध नहीं हो गए, सब कृष्णमूर्ति नहीं हो गए, सबका जीवन वैसे सुधरा नहीं। बहुत कमेंट आते हैं, सवाल रहते हैं कि हमने उनको पढ़ा, उनको पढ़ा, और मैं देखता हूँ मुझसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, मुझसे ज़्यादा पहले से वो पढ़ते आ रहे हैं, उम्र में बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन अभी भी वो फँसे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं निकल गया हूँ, लेकिन वो छोटी-छोटी बातों को ही अभी भी मान कर के बैठे हैं। तो वैसा क्यों होता है? उसके लिए मैं 2 शब्द जो अपने साथ में 2-3 शब्द हैं जो रखता हूँ, वो है, एक तो सही नीयत है बेहतर होने की। एक है, सबसे पहले नंबर पे आती है ईमानदारी। बिल्कुल बेईमानी नहीं करता हूँ, जो भी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करता हूँ। मैंने निश्चित कर लिया जब मैंने शुरुआत, क्योंकि 2 साल, सिर्फ़ 2 साल पहले तक मैं बिल्कुल दूसरी दुनिया में था। सिर्फ़ 2 साल पहले था। ये अभी 2 साल में ही मैं इधर ये सब पढ़ने लगा हूँ। तो जहाँ मुझे दिखने लगा कि मैं जिधर बढ़ रहा हूँ ना, उधर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं साफ-साफ देख पा रहा था कि मैं जैसा सोच कर के इधर आया था, मैंने बेईमानी नहीं की। मैं जैसा सोच कर के इधर बढ़ रहा था, जैसे तैयारी कर रहा हूँ जॉब की, या पढ़ रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, तो जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है और ये काम मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं दिन भर लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, किसी का कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ, किसी का टैक्स फाइल कर रहा हूँ, या जो भी काम है, वो सब कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा ये नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था समाज में बहुत सारी जो समस्याएँ मुझे दिख रही हैं उनको ठीक करना। लेकिन उधर तो कुछ नहीं है, उधर या तो मैं एक ऑफ़िस बना लूँगा अपना आगे चल कर के, वही दिन भर उसमें काम करूँगा और उसके प्रमाण मेरे सामने, जो मैं वैसे सीए करने गया था, ठीक? और भी आधा किया भी था, तो मैं सामने प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, जो सीए हैं, जिन्होंने खुद फर्म खोल रखी है, जिनके अंडर में मैं आर्टिकल की तरह काम कर रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी देख रहा हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ, उनको सबको समझ आ रहा था कि मैं इस पूरे माहौल से खुश नहीं हूँ, जो कुछ भी ज़िंदगी में चल रहा है। तो वो मुझसे बोलते हैं, संदीप भाई क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ, समझाओ, कोई दिक्कत? मैं उनसे पूछता था, आप जी कैसे रहे हो मतलब? आप आते हो, 11 बजे तक रुकते हो और पूरे दिन उसमें लगे रहते हो और फिर वापस घर जा कर के भी वही करते हो, फिर वापस आ जाते हो। अब उनके पास पैसा है, गाड़ियाँ हैं। मैंने कहा ये सब ठीक है, लेकिन उनके साथ जब भी गाड़ी पर, बाइक पर भी मैं पीछे बैठता, तो मैं उनको दिखाता, देखो ऐसा चल रहा है, समाज में ये समस्या है, वो समस्या है। हुँ? कहीं जा रहे हैं मान लो हम निकल के शहर में, तो उनको बताता ऐसा-ऐसा चल रहा है। पर उन बातों को सबको एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं क्या देख पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी की जो बर्बादी है, मैं उसको साफ-साफ देख पा रहा था। मैं देख पा रहा था मैं ना कुछ जान रहा हूँ, ना कुछ सीख रहा हूँ, बस मशीन की तरह हो गया हूँ। आता हूँ, ये काम करता हूँ, घर जाकर खाता हूँ, सोता हूँ, फिर ये काम करता हूँ। ना शरीर की पर ध्यान दे पा रहा हूँ, ना कुछ नया जानने पर ध्यान दे पा रहा हूँ, ना नई जगहों पर जा पा रहा हूँ। 6-7 महीने ऐसे बीत गए कि मैंने ना तो सुबह का सूरज देखा है, ना शाम का सूरज देखा है, ना उगता हुआ, ना डूबता हुआ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी बर्बादी दिख रही है। मशीन की तरह जी रहा हूँ और यही आगे तक होना है। पर अब मैं कैसे कहूँ, उस बात को कैसे नकारूँ? मुझे ये तो दिख रहा है साफ-साफ कि जिधर जा रहा हूँ वो दिशा सही नहीं है। पर पैसे लगा दिए बहुत सारे और बड़ी मेहनत करके घर से पैसे आए थे। ना कह दूँगा तो उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी, सब टूट जाएँगी और उसके बाद समय भी लगा दिया उसमें। अब नया शुरू करूँगा तो उसमें भी समस्या, मेहनत लगेगी बहुत।
तो वहां पर मुझे अपनी जिंदगी की बर्बादी को मैंने ईमानदारी से देखा, क्योंकि जब मैं रूम पर जाता था तो मैं 9 बजे पहुंचता था रूम पर, और सामने रहता था बड़ा सा दर्पण, और उसमें दिखती थी मेरी शक्ल मुझे, और वो शक्ल मेरी जो थी वो बिल्कुल जैसे नकली थी पूरी, और मैं खुद से पूछता था क्या ये मैं ही हूं, क्या ये वही है क्या? मुझे उसमें कहीं नहीं दिखता था वो जो जो एक अपने आप में सुंदर था, मौलिक था। वो आंखें नहीं दिख रही थी मुझे जो तब थी पहले। तो मुझे बहुत अपने आप पर घिन आने लगी थी। लेकिन जैसे ही समझ आया कुछ बातें, मैंने वहीं पे जल्दी से जितना जल्दी हो सका उसको मैंने पूरी तरह से ना कह दिया। बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, समझाया भी, बहुत सारी कई बातें, लेकिन मैंने कहा कि ये दिशा ही गलत है। फिर उसी पर से मैंने पहले एक बात लिखी थी कि अगर गलत दिशा में जाती हुई ट्रेन या बस में आप चढ़ जाते हो, बहुत आगे तक निकल गए हो, पैसे भी दे दिए हैं, पर जैसे ही आपको पता चलता है कि दिशा ही गलत है, मुझे जाना इधर था और मैं इधर जाने लग गया, तुम तुरंत उतर जाते हो। और ऐसा नहीं है कि जहां वो रुकती या फिर जहां पहुंच जाती वहां से वापस नहीं आया जा सकता, वहां से वापस आ सकते थे, पर तुम बीच में ही उतर जाते हो। मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी उतनी सस्ती थोड़ी ना है, क्या मेरी जिंदगी की कीमत उतनी भी नहीं है बस के टिकट के बराबर? मतलब एक बस में से उतर जाते हो और जिंदगी में गलत दिशा में बैठ गए हो तो नहीं उतरोगे क्या? तो मैंने बहुत सरल रखा फैसलों को कि जहां गलत दिख गया ना, वहां बेईमानी नहीं करूंगा, बहाने नहीं बनाऊंगा, परिणाम की परवाह नहीं करूंगा कि आगे होगा क्या। मैं ईमानदारी से कहूंगा भाई देख ऐसा है। तो मैंने फैसले वहां से फिर उस तरीके से लेना शुरू कर दिया कि ईमानदारी पूरी रखूंगा। कोई काम डर के कारण कर रहा हूं तो मैंने 4-5 सूत्र दे दिए थे। डर से, लालच से, मजबूरी से और मोह के कारण मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। अगर काम करने लायक है तो करूंगा, सही है तो करूंगा, पर इन सारी बातों के कारण नहीं करूंगा। फिर चाहे मुझे कटोरा लेना पड़े, चाहे ठोकरे खाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मैंने कहा ईमानदारी रखूंगा। तो ये ईमानदारी शब्द बहुत बहुत काम आया मेरे। और एक चुनाव कि चुनूंगा जहां पर जो सही दिखा और जो गलत दिखा। शुरुआत तो यहां से करनी पड़ेगी जब तक आप निर्विकल्पता में नहीं पहुंचते। मतलब ऊपर ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं, निर्विकल्प होते जाते हैं कि एक रास्ता चुन लिया है ना, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें साफ समझ आता है कि ये रास्ता सही है। और ये कुछ रास्ते ये चुनने लायक है ही नहीं, तो इसी को कहते हैं निर्विकल्प हो जाना। ये चुनने लायक है नहीं, यहां पर कोई कहेगा इस काम को चुन लो, इतने पैसे दूंगा, हम सोचेंगे भी नहीं, साफ मना, क्योंकि हमें पता है नहीं वो काम करने लायक नहीं है। ये होती है निर्विकल्पता, चॉइसलेस हो जाना कि नहीं ये तो ना है पूरी तरह से। और इधर कि हाँ ये हाँ है, इसको तुम किसी कीमत पर नहीं छुड़वा सकते, चाहे तुम जान ले लो। एक और शब्द था आजादी। आजादी नहीं बेचूंगा, खासकर ये वाली जिसको साइकोलॉजिकल कहते हैं कि वो आजादी नहीं बेचूंगा। आजादी की कीमत पर मैंने सबसे पहले ही बुक्स में लिखा है, इधर ये वाली बुक्स जो है लिखी है, तो उसमें शायद शुरुआत में लिखा है कि आजादी की कीमत पर जो मिले उसे ठुकरा दो, यही बेपरवाही है, यही चाहिए हमें बस। तो आजादी, चुनाव, नियत और ईमानदारी, ये और एक प्रेम, ये 4-5 शब्द हैं जिनको मैंने आधार बनाया कि इनको कभी छिनने नहीं देना है। और काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन सबके चलाए चलना नहीं है। जहां भी दिख रहा है कि मेरे कर्म का केंद्र डर है, मैं उस डर का डायरेक्ट सामना करूंगा। उस डर के कारण वो नहीं करूंगा जो वो चाहता है। तो कड़े थोड़े फैसले लेने पड़ते हैं, तो मैंने ऐसे किया था, मैं समझा रहा हूं, शायद आपके वो काम आए। तो बहुत सिंपल रखा, बहुत ईमानदारी से मैंने कहा ये गलत है तो गलत है, तो वहां से फैसले लेते गए। तो होता क्या है, जैसे आपने कहा था किताब का, मैं कह रहा हूं सिर्फ किताब पढ़ने से, सुनने से बात नहीं बनती है। मैं कह रहा हूं एक किताब पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो, या एक लाइन पढ़ो बस, या एक वाक्य पढ़ लो, एक कोट, या फिर एक शब्द पढ़ लो, जैसे मैंने कहा ईमानदारी, पर उसको जी लो, उसको उतर जाने दो जीवन में। अगर वो जिंदगी बन गया ना तो आगे के द्वार वो खुद खोल देता है। हम क्या करते हैं, यहां तो बहुत सारा भर लेते हैं, लेकिन हकीकत जिंदगी में जीते नहीं उसको। समस्या वहां आ जाती है। जहां साफ, और जीना कौन कैसे, जहां साफ साफ दिख रहा है ना कि ये गड़बड़ है, बस उतने को ठीक कर लो। जितना समझ आ रहा है बस उतना कर लो। उतना करने के कारण ही आगे जो भी क्या करना है क्या नहीं करना वो सब भी
समझ आ जाता है। जैसे दीपक है और चारों तरफ अंधेरा है, मुझे हर तरफ उजाला नहीं करना है, मुझे बस अगला कदम दिखे, बस इतना उजाला चाहिए और इतना है, तो एक कदम बढ़ाऊंगा, अगले के लिए फिर उजाला हो जाएगा। तो मैंने यही किया कि जो बात समझ आ गई उसको तुरंत पूरी पूरी ईमानदारी से और कड़कता से स्वीकार कर लिया कि ऐसा है, और वहीं से फैसले बदल गए। और ऐसा नहीं बस मान लिया, समझ आ रहा है कि हाँ ये सही है, ये गड़बड़ है बाकी जो इधर चल रहा है। तो अब मैंने कुछ जैसी, अब क्या होता है, जैसी जो बात समझ आती है उसको जीवन बनाते हो, तो थोड़ी देर पहले तक आप किसी बात को नकार रहे थे, अब वो आपकी जिंदगी बन गई, तो आप बदल जाते हो। और आप बदल गए ना, आप बदल जाते हो इसका मतलब क्या, जैसे मान लो, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मुझे 2 साल पहले ही समझ आया था कि दूध क्या चीज है, कहां से आती है, किस प्रक्रिया से आती है, और मुझे कह सकते हो कि आपने पूछा था प्रेम क्या है, वो भी आपको समझ आएगा। मुझे दिखा कि दूध के पीछे जो पूरी प्रक्रिया है वो बड़ी हिंसक है, और हमारे घर पर भी गाय थी और मैंने देखा भी था सब। दूध निकालने के लिए मैंने देखा है कि उनके कई बार जब वो दूध नहीं देना चाहती पैर बांध दिए जाते हैं, मैंने देखा है इनको लठ भी मारे गए हैं, कई बार ऐसा भी हुआ खून तक निकला है, ऐसा भी मैंने देखा है, अपने आसपास में भी देखा है, गांव पे रहा हूं मैं कम से कम 12, 13, 14 साल तक। तो वो सब मैंने देखा। उसके अलावा मैंने देखा कि उस बछड़े को बहुत कम पिलाया जाता है, उसका छीन लिया जाता है, या तो फिर खुद पीते हैं और डेयरी पर देते हैं, कई बार बछड़ा मर जाता है कम पिलाने के कारण, या फिर वो कसाई को ही बेच देते हैं, ये सब देखा मैंने। तब भी उतना संवेदनशील मैं नहीं रहा, एक तरफ तो उतनी समझ नहीं थी, उतना संवेदनशील नहीं था, देख पा रहा था, बुरा भी लगता था, पर वो बुरा लगता था तो विरोध क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उनके ऊपर आश्रित हूं, अगर कहा तो बुरा लग जाएगा, डांट देंगे, ये सारी समस्या रहती है कि आश्रित हूं इसलिए गलत को सह रहा हूं। तो मुझे 2 साल पहले जब समझ आया कि दूध के पीछे की पूरी प्रक्रिया क्या है, और मुझे साफ समझ आ गया कि ये गलत है और ये होना नहीं चाहिए। मंदिर की भी आवाज आती है यहीं से, मुझे पास में मंदिर है और पास में ही अजान की आवाज भी आती है। सीखते कैसे मैं वो कह रहा हूं, अब आवाज आ रही है ना, मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं तो ये आवाज मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी, अगर मैं अपनी उस आइडेंटिटी से चिपका हुआ हूं तो, अगर मैं उस आइडेंटिटी को सत्य मानता हूं तो, ठीक। और यहीं से मतलब आसपास वो लोग भी रहते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो उसको मानते हैं, और मंदिर वाले भी हैं, तो जब मंदिर की आवाज आती है तो वो उनको अच्छी नहीं लगती होगी, अगर वो अपनी उस आइडेंटिटी से चिपके हुए हैं तो। एक व्यक्ति इस आवाज को सुनकर के खुश हो जाता होगा, उसको शांति मिल जाती होगी, एक व्यक्ति को मंदिर की आवाज सुनकर के शांति मिल जाती होगी, तो क्या तब मैं ये देख पाता हूं कि मुझे ये जो शांति जैसा महसूस हो रहा है, ये आवाज इतनी अच्छी लग रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या मैं देख पाता हूं कि पीछे का जो पूरा ये शरीर है, जहां से आया, छोटू सू से शुरुआत हुई थी, वो वहां ऐसे माहौल में पला बड़ा है जहां पर इस आवाज को बहुत अच्छा माना जाता है, इसको सम्मान दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ये आवाज मुझे अच्छी लग रही है, नहीं तो इस आवाज में अपने आप में कुछ अच्छा बुरा नहीं है। कोई उसके बगल में स्कूल होगी तो बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कोई बूढ़ा होगा तो वो कह रहा है कि फिर चालू हो गए, और कोई बड़े मजे में बजा रहा होगा या फिर दिखा रहा होगा कि मजे में हूं। मतलब ऐसे सीखा ऐसे जाता है, ऑब्जर्व ऐसे किया जाता है कि ये जो है, ये मुझ पर जो असर डाल रही है, जगत का मुझ पर जो असर पड़ रहा है, या मुझे जगत जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों। और एक दिन यहाँ पर पास में एक व्यक्ति जोर जोर से गाने बजा रहा था, और एक दिन नहीं, अक्सर उसके चलते रहते हैं सुबह के टाइम। आप कहने के लिए कह सकते हो जो मोमेडियन है वो ज्यादा इधर हैं, और कुछ घर हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनके। अब वो व्यक्ति इतना तेज तेज गाने बजा रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है साइकोलॉजिकली? अटेंशन चाहिए उसको। नहीं, उसका कारण है फियर। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं, एक व्यक्ति जब डरा हुआ होता है ना, तो वो तेज तेज गाने बजा करके ऐसे मोहल्ले में जहां पर मैं अकेला पड़ रहा हूं, तो तेज गाना बजा करके वो ये दर्शाना चाह रहा है कि मैं कुछ हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, वो अपनी धौंस दिखाना चाह रहा है। हालांकि उस बात को सुन करके फिर मैं मुस्कुराया, बस, और कुछ नहीं। पर वहां मैं कह रहा हूं कि अगर उस व्यक्ति के भीतर से वो डर निकल जाए ना, कि तू भले इनके बीच में रह रहा है लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा,
कोई कुछ नहीं करेगा तेरा, डरने की जरूरत नहीं है। उसको समझ आ जाए बात, तो उसके घर पे वो जो गाने बजते रहते हैं अक्सर कभी कभी, वो नहीं बजेंगे। क्योंकि इंसान बस ये दर्शाना चाहता है, जो जितना अधिक डरा हुआ होता है वो उतना अधिक दर्शाना चाहता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। तो अगर कोई इससे दर्शा रहा है कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, तो वास्तव में बहुत अधिक डरा हुआ है। कोई इंसान बहुत हंसता है, बहुत ज्यादा दिखा रहा है जानबूझ करके, क्योंकि इतनी हंसी इंसान को नहीं आती। एक समझ, जो इंसान जितना समझने लगता है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ हंसता ही नहीं है, जहां हंसने की जरूरत होती है वहां अपने आप हंसी आ जाती है, लेकिन बात बात में वो नहीं हंसता है। तो कोई बहुत हंस रहा है तो ये समझ लो बहुत सारी बातें छुपा तो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने कहीं पे पढ़ा है, ये मैंने देखा है लोगों को कि बहुत सारी बातें छुपा रहे होते हैं, फिर उनसे खुलवानी पड़ती है। क्योंकि मैं जिनसे बात करता हूँ कभी उनके सवाल पर, तो बहुत सारी बातें छुपा कर बैठे हैं, पहले उनको उनकी बातें खुलवानी पड़ती है, वो अपनी तरफ से पूरी नहीं लगते हैं। तो कहने का मेरा मतलब था, इस तरह से सीखा जाता है कि जो चल रहा है इसके पीछे साइकोलॉजिकली, क्योंकि इसको करने वाला इंसान है, बजाने वाला इंसान है, अजाने वाला इंसान है, तो इसके मन में ये सब आ क्यों रहा है। मैं उधर एक जगह पर रहता था, 10-15-20 मिनट तक के लिए इधर से आवाज आ रही है, फिर इधर से आवाज आ रही है, दिन भर में 4-5 बार मंदिर तरफ से आवाज आ रही है, 4-5 अजान तरफ से। मैं अपमान नहीं कर रहा किसी का, पर मैं कह रहा हूं ये एक दूसरे से डरे हुए हैं, दोनों दिखा रहे हैं एक दूसरे को, नहीं हम भी है, नहीं हम भी है, नहीं हम भी है, नहीं हम भी हैं। वो एक दूसरे से डर रहे हैं, और डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से इंसान रह सकता है। लेकिन चूंकि हम खुद को नहीं समझते इसलिए उसको भी नहीं समझ पाते। तो इंसान जो हिंसा भी करता है ना, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, नहीं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो डर के कारण फिर वो हिंसा करता है, घबरा करके हिंसा करता है। तो ऐसे मतलब ऐसे ही देखा जाता है समाज में जो चल रहा है। बच्चों के साथ बात करें तो उनको ऑब्जर्व देखो, बस कुछ मत कहो, उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी इधर एक ग्राउंड है पास में छोटा सा, वहां पर बैडमिंटन के लिए हम चले जाते हैं। तो एक बच्चा है वो क्रिकेट खेल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं पर वो एक बच्चा है वो कह रहा है मुझे क्रिकेटर बनना है। अब वो है 10-12 साल का, बस 12 साल का भी नहीं है, और भी कम है। अब वो अभी इतना सा है, लेकिन वो आज क्रिकेट खेल रहा है, तो दूर से देखोगे तो कैसा लगेगा। देखो बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया मजे में, और हम टेंशन में, नहीं वो बच्चा भी टेंशन में है, क्योंकि वो जिस माहौल में रह रहा है ना, जिससे लोगों के साथ रह रहा है, उन्होंने उसके भीतर एक एक बीज डाल दिया है कि तुझे ये करना है, तुझे ऐसा बनना है। या उसको ही कुछ ऐसा दिखाया कि उसने कुछ बातें पकड़ ली कि मुझे भी ऐसा बनना है। वो कह रहा है कि वहां पे ट्रॉफी मिलती है, उस ट्रॉफी के लिए तो खेला जाता है। तो उसकी आज की जिंदगी में वो प्रेम रहेगा नहीं ना, वो सुकून नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से डूब नहीं पाएगा खेल में। इस खेल में भी वो क्या करेगा, वो जीतना चाहेगा, उसको खेलना नहीं चाहेगा, वो सामने वाले से आगे निकलना चाहेगा। इसलिए नहीं कि बेहतर होना है खुद को, इसलिए कि मुझे वहां पहुंचना है। और जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक पूरी जिंदगी उसकी यहां तक बेचैनी में बीतेगी। तो वो, अब बच्चों का भला करने के लिए करना क्या है, मैं अगर समझता हूं अपने आप को, अपने मन को, अपने संस्कार को, अपने कंडीशनिंग को, तो मुझे बच्चों का भला करने का बस एक ही तरीका है कि मैं देखूं कि ये बच्चा किस तरह से संस्कारित हो रहा है, और मैं उसको समझा दूं कि बेटा तुम ऐसा ये कर रहे हो ना, ऐसे ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटी है, कुछ इस तरह का हुआ, इस कारण से तुम ऐसा कर रहे हो, देखो तुम तो मशीन की तरह हो गए, खिलौने की तरह हो गए। मतलब उसको उसकी ही कंडीशनिंग से परिचित कराना होता है। तो वो क्या रहता है, फिर वो देख पाता है, फिर धीरे धीरे वो खुद सजग हो जाता है कि अच्छा, जैसे उसने कोई काम किया तो वो अपने अंदर विचार कर लेगा, अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पता कर लेगा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये बच्चों का भलाई करने का तरीका होता है। तो सीखना सिर्फ किताब से नहीं होता है, जब सचमुच आप सीखने लगते हो तो आपकी जिंदगी ही सिखाती है। तो बिल्कुल। अब आप उस बात पर आते हैं, आपको कुछ कहना है। नहीं, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। तो जो मैं कह रहा था कि जैसे ही मुझे समझ आया कि गाय अगर मेरी माता है तो मैं ये हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और अगर मैं प्रेम करता हूं अपनी माँ से तो माँ के साथ ऐसा नहीं करूंगा, और माँ के साथ नहीं करूंगा ऐसा तो इसको भी मैं माँ कहता हूं, तो इसके साथ ऐसा क्यों करूं। अपने भाई के हिस्से का दूध मैं नहीं पीऊंगा तो इसके हिस्से का क्यों पीता हूं। और जब पूरी प्रक्रिया मुझे समझ आई तो मैंने कहा आज से दूध और दूध से बनी चीजें बंद। अब मैं उस समय जब मैंने ये समझा, तब मैं दिन में 7 से 8 बार चाय पीता था, और पढ़ाई करने के लिए बीच बीच में पीता था। गुलाब जामुन बहुत पसंद थी मुझे, दूध से बनी हुई लगभग हर कई चीजें पसंद थी।
लेकिन यहीं पर तो चुनौती आती है ना। अब मेरा स्वाद की जो लत लगी है वो मुझसे कह रही है नहीं, अगर तू, इसको प्रेम भी कहते हैं। अब ध्यान देना, प्रेम अगर है तो तुम वो करोगे जो उचित है, जो सही है। प्रेम, अगर इसी को प्रेम कहते हैं कि मैं सत्य के साथ हूं, फिर चाहे कुछ टूटता हो, फूटता हो, छूटता हो, जाए भाड़ में। तो अगर मुझे ये चुनाव करना है कि अब दूध नहीं पीना, उसकी खातिर अगर जो लत लगी है, जो स्वाद की हवस भीतर है, वो टूटती है, टूट जाए। गुलाब जामुन छूटती है, छूट जाए। चाय छूटती है, छूट जाए। हाँ, काली पी लेंगे या दूसरा कोई दूध का कोई बाद में विकल्प होगा वो कर लेंगे, लेकिन उस वक्त तो वो सब छूट रहा है। तो मैंने कहा छूटता है, छूट जाए, लेकिन ये बात गलत है तो मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ये होता है कि सीखा है, जाना है, तो उसको जीवन में उतरने दो। जब वो हुआ तो अब क्या होना है? तुम यहां बैठे हो अपने रूम पर, चाहे रिश्तेदारी में जा रहे हो, वो चाय ला रहे हैं उनकी आदत के अनुसार। अब तुमने कुछ नहीं किया है, पर चूंकि तुम बदल गए हो ना, अब उसका असर अपने आप होगा। अब तुम वहां बैठ गए, तुम कहते हैं चाय नहीं पीता मैं, वो पूछ रहे, अब मैं आजकल देखा ना, वीगन लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते नहीं है, जिन्हें प्रेम नहीं होता है, वो थोपते हैं, वो खुद हिंसक हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं होगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा। तो मैं कहीं पर गया हूं, लोगों के साथ बैठा हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं उन पर नहीं थोप रहा हूं, मैं नहीं पीऊंगा। मैं अपनी जिंदगी वैसे जीऊंगा जो मुझे समझ आता है, मतलब होश में जीऊंगा, समझ के हिसाब से चलूंगा, भोग के हिसाब से, वासना के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से नहीं चलूंगा। अच्छा, दूध देता था, डेयरी पे जाता था, पैसे आते थे, अच्छा पैसे भी छूटेंगे, हाँ छूट जाए तो छूट जाए, मैं नहीं छीनूंगा। तो सब छूट रहा है तो मैं उन सब के हिसाब से नहीं चलूंगा। मैंने कहा ना, वृत्ति के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैंने मना कर दिया, लालच के हिसाब से, भोग के हिसाब से, ये सब वृत्तियां हैं। तो मैंने कहा कि ये सब छूट रहा है, तो मैंने कहा कि ये सब है, मैं नहीं करूंगा। अब क्या होगा, जैसे मैं 10 लोगों के साथ बैठा हूँ, घर पे गया हूँ, रिश्तेदारी में गया हूँ, वो चाय लाएंगे अपने हिसाब से कि मेहमान आए हैं तो चलो चाय, मेहमान के रूप में जाते हैं हम उनके पास। मेहमान हालांकि होते नहीं है, मेहमान का मतलब होता है वो जो बिल्कुल अनजाना है और पहली बार आया है। हमारे मेहमान जिनको हम कहते हैं वो रोज रोज आते रहते हैं। मैंने कहा कहा तुम मेहमान हो भाई। तो अब मैं नहीं पी रहा हूँ बस। अब वो मुझसे कारण पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये भी होता है, उनसे सच बोलोगे ना तो गुस्सा हो सकते हैं, डांट सकते हैं, कुछ और बात कह सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा झूठ भी नहीं बोलना, ईमानदारी तो रखना है। तो जो मेन कारण है कि मैं क्यों नहीं पीता हूं, मैंने साफ साफ कह दिया, देखो भाई ऐसा है, इसलिए मैं नहीं पी रहा हूं। मैं चाहूंगा कि तुम भी नहीं पियो, पर चुनाव तुम्हारा है। मैंने कहा चुनाव, ये आजादी नहीं छीननी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बिल्कुल मर नहीं जा रहा है अज्ञानवश, तो उसको रोकना नहीं है। वहां पर हमें चुनना है, तो हमें सही चुनाव करना है, तो वहां पर सही चुनाव, अगर उसको रोकना है तो रोकेंगे, और सही चुनाव नहीं रोकना है तो नहीं रोकेंगे। जहां मुझे बात साफ साफ समझ आती है ना, वहां पर कुछ लोगों ने कहा आत्महत्या करने का मन होता है, तो मैं उनसे कहता भी कि चल कर, तुझे क्या लगता है कि तेरे मर जाने से कुछ हो जाएगा? 800 करोड़ से ज्यादा है, हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं, किसी का पता है तुझे? तो तुझे क्या लगता है कि तेरे मरने से किसी को फर्क पड़ेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर ये शब्द कहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसका असर उसके मन पर क्या होगा, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ। नहीं तो ये बोलना गलत है ना, कोई सुनेगा तो कहेगा ये क्या कह रहा है। तो वहां पर मैं अपनी बात रख देता हूँ, भाई ऐसा ऐसा इस कारण से मैं ये नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ आई है। और अगर मैं थोड़ा भी प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर थोड़ा भी अगर प्रेम है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और आपको भी समझ आ रहा है ना कि भाई ये गलत है, उसके साथ गलत हो रहा है, बछड़े को मारा जा रहा है, उस पर हिंसा की जा रही है। और अगर मैं वहां पर ये सब कर रहा हूं और फिर मैं तुमसे कह रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी से आई लव यू, झूठा है ना फिर। चिकन चबा रहा हूं और दोनों बैठकर चिकन चबा रहे हैं और कह रहे हैं जानू मैं तुम्हारा 7 जन्मों का साथ निभाऊंगी, आई लव यू सो मच। मतलब तुम किसी की गर्दन काट के उसका मांस खा रहे हो और कह रहे हो आई लव यू, ये कौन सा लव है? तो मुझे समझ आ गया कि प्रेम ये नहीं है हिंसा करना। तो मैंने उसी क्षण कह दिया कि जहां भी मुझे दिख रही है अपने जीवन में हिंसा, मैं वहां से पीछे हट जाऊंगा। तो ये रहता कि समझ आई कोई बात तो बस उसको उतर जाने दो, फिर उसका असर अपने आप होगा। तो बहुत सारी समस्या हुई इस घर में, रिश्तेदारों में, सवाल। फिर क्या होता है, आपने एक फैसला सही लिया ना, तो उनकी हकीकत में पता चलने लगती है, फिर दुनिया की हकीकत अपने आप खुल करके सामने आती है, क्योंकि आपने जो जैसा था उसको वैसा दिखा दिया, तो उधर से प्रतिक्रिया आती है।
तो बस आपको अपना जो नकली चेहरा है ना वो उतार देना है, ईमानदारी रखना है और सही चुनाव जो आते हैं उनको चुनना है सही नियत के साथ। तो अपने आप जीवन में वो अंडरस्टैंडिंग भी आती है, क्योंकि सब फिर खुलकर सामने आता है ना। क्या आता है, ध्यान देना है। मैं सामने वाले रिश्ते में जो व्यक्ति उसको कुछ समझता था, और जैसे ही मैंने जीवन में सच्चाई को महत्व दिया, ईमानदारी को महत्व दिया, समझदारी को महत्व दिया, वैसे ही इसके नाटक शुरू हो गए। ये तो ऐसा बिल्कुल अलग ही निकला। उसको आज कुछ और ही समझ रहा था, और अब उसका नया असली चेहरा जो पता चलेगा ना आपको, तो आपके भ्रम टूटेंगे कि आप तो कुछ और समझ रहे थे इस व्यक्ति को, पर ये तो कुछ और ही निकला। तो फिर आपको ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि कहीं ऐसा इधर भी तो ऐसे ही नहीं है, बाकी जगह पर भी। अगर मैं जीवन में एक जगह धोखा खा रहा हूं तो फिर ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यहीं पे जाग जाओ, क्योंकि जहां आज धोखा खाया, थोड़ी देर पहले तक यही मानकर बैठे थे ना कि धोखा वोखा नहीं मिलना है, मतलब धोखे की तो कोई बात ही नहीं थी तब तक। और अगर यहाँ पर धोखा खाया है तो ये भी तो हो सकता है कि बाकी जगह बस अभी खाया नहीं है, या कहो वहां से खा रहे हो बस तुम्हें नहीं पता चला है, तो वहां पर अभी देख लो ना। तो अगर कोई व्यक्ति एक जगह धोखा खा रहा है तो उसको इस अभिमान में नहीं जीना चाहिए कि नहीं, मेरी जिंदगी में जो चल रहा है सब सच्चा वैसे ही है। तो ये होता है कि जितना है उतने को जीते जाते हैं, तो फिर जिंदगी अपने आप सिखाती है। फिर किताब में जो पढ़ते हो ना, उसको जितना पढ़ा उससे ज्यादा आप समझ पाते हो। और अगर लिखने वाला गहरा है तो फिर आप उसकी उसी बात को देख पाते हो जो उसने कही है। जिस केंद्र से वो बोल रहा है, आप उसी केंद्र से फिर उसको देख पाते हो। पर हम जीते नहीं है तो फायदा नहीं होता। इसीलिए लोग बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सुन लेते हैं, जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हकीकत जिंदगी में वो उनको कभी मिलते नहीं। वो जिसको मैं बेपरवाही कहता हूँ कि उनके जीवन में बेपरवाही नहीं आती किसी भी बात को लेकर के। मैंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे को अगर सड़क पर रहना पड़ा बैठ करके मैं रह लूंगा, लेकिन मुझे अगर समझ आ रहा है कि कोई मेरी सहायता करने के नाम पर सिर्फ अपने अहंकार को फुला रहा है और मुझ पर एहसान कर रहा है, और बाद में ये मुझसे अभी प्रेम के नाम पर दे रहा है लेकिन बाद में वापस वसूलेगा, तो मैं उससे वही मना कर देता। इनका भूखा रह लूंगा, लेकिन झूठ बोलकर मत दो। या तो साफ साफ बता दो कि भैया इतना दे रहे हैं, उसके बदले इतना लेंगे, तो ठीक है, ये व्यापार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं व्यापार में। दुकानदार वाला भी तो हमें सामान देता है ना बदले में। घर से भी चीजें, तो घर से दी जाती है प्रेम के नाम पर, और दुकानदार कहता है पैसे दो और माल लो। और यहाँ प्रेम के नाम पर दिया लेकिन बाद में वसूला जाता है ब्याज सहित, पर ये पहले नहीं बताया था बच्चे को। तो ये जो 4 दीवारी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, ये सारे वही हैं जो मजबूरन जबरदस्ती वहां पर फंसे हुए हैं। नहीं तो कह सकते हो 90% से ज्यादा ऐसे होंगे जिनसे पूछो ना कि बेटा घर आना चाहते हो क्या, कुछ और करना चाहते हो, कहेंगे कि हाँ ये तो नहीं करना चाहता जो कर रहा हूं, आगे का पता नहीं। उनको तुम आजाद कर दो कि कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो वो नहीं रहेंगे वहां पर उस 4 दीवारी में। पर वो मजबूर है ना। अब ऐसे माँ बाप को आप कह रहे हैं कि बीमार है, मैं कह रहा हूँ कि इलाज करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, मैं भी करवाता हूँ जब जितना होता, पर जितना मैं कर सकता हूँ सही काम के माध्यम से, बस उतना। उनके उसके आगे है, हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं आती है नॉर्मली अगर सही जिंदगी जीने लगते हैं तो, पर अगर उसके आगे आती भी है तो सहन भी करो। पता तो चले आपको कि आपने जो गलत जीवन जिया है उसका परिणाम है ये। और फिर अभी भी आप समझ नहीं रहे हो, अगर अभी आप समझ जाते तो आपको मेरी जरूरत नहीं लगती, पर आपको मेरी जरूरत लग रही है। और बहुत सारी बातें जिनके आधार पर देख पा रहा हूं कि आप अभी भी नहीं समझ रहे, तो मैं चाहता हूं कि आप भुगतो, आपको समझ आए कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो गलत है। क्योंकि आपको मैं ठीक भी कर दूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको मारना है, मैं कह रहा हूं इलाज तो कराना है। पर उसको अगर मैं अगर आपके हिसाब से जिया, आपका साथ दे दिया आपकी बातों में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि आप गलत जी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ठोकर खाने वाला है तो उसको खा लेने दो, नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा। तो अच्छा। ये हमारी शुरू हुई थी वहां से कि किताब बहुत सारी पढ़ते हैं या कुछ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जितना समझ आता है ना उसको जीवन में जियो, उतर जाने दो। अच्छा, जाते जाते फिर कुछ बुक रेकमेंड कर दो ऑडियंस के लिए जो पढ़नी ही चाहिए आपके हिसाब से। नहीं, मैं अब ऐसा मतलब सिर्फ बुक तो डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक फिल्म देखी। अब उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा है, वो अगर आपने देखी हो तो भगवान भरोसे करके, बहुत बढ़िया है।
उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक बच्चा समाज के माध्यम से संस्कारित हो जाता है और अंततः जाकर के वो कट्टरवादी हो जाता है। अब मैं उसमें पूरे पाखंड को देख पा रहा हूँ, उसको किस तरह समाज संस्कारित कर रहा है, वो सब देख पा रहा हूँ। पर वो मैं देख रहा हूँ इसलिए मुझे वो सब दिख रहा है। पर उसी फिल्म को कोई एक आम व्यक्ति देखेगा ना, आम व्यक्ति मतलब जो उन सब में फंसा हुआ है, जो उन सब बातों को मानता है, वो खुश होगा उस बच्चे को ऐसा करते हुए, क्योंकि वो भगवान की आरती उतार रहा है, दोहे बोल दे रहा है, श्लोक बोल दे रहा है, मंत्र जप रहा है, वो सबको मान रहा है, सूर्य देवता, ये देवता, स्वर्ग नरक सब मानता है वो। तो वो आम व्यक्ति तो बड़ा खुश होगा कि बढ़िया, हमारा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं तो मैं उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से देख रहा हूं। तो कहने का मेरा मतलब है, अच्छी से अच्छी पुस्तक भी आपको कुछ नहीं सिखा पाएगी। वो जो 4-5 बातें हैं, ईमानदारी, सही नीयत, चुनाव और जिए नहीं तो जो समझ आया उसको, तो वो भी नहीं सिखा पाएगी। और अगर आप समझते हैं तो मैं कह रहा हूं सबसे बुरी किताब उठाओ, जिसको कोई नहीं पढ़ना चाहता, वो उठाओ, वो भी आपको सिखा देगी। क्या बात है। बात सारी इस पर, बात वही है जो आपने कहा था ना, बाहर समाधान नहीं है, समाधान इधर है। इधर वाला ठीक है ना, तो बाहर सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसको यहाँ पर कितना चढ़ाना है और बाहर संघर्ष कितना करना है उसके लिए। तो बाहर बाहर मेहनत रहेगी, लेकिन यहाँ से वो जो परेशान रहते हैं ना, वो नहीं रहते हैं जब बात समझ आती है कि चल क्या रहा है। वैसे तो पढ़ते हो, कृष्णमूर्ति को पढ़िए, सबसे पहले उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी रिश्तों पर, ये रिश्ते क्या हैं, और मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा था और बहुत मजा आया था मुझे, ध्यान से पढ़ा तो था ये मैंने कहा मजा समझ। तो ये मजा बांटना नहीं चाहते थे क्या हमसे, इसलिए मना कर रहे थे कि बुक रिकमेंड क्या करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने वहां से शुरू, मतलब वो पहली पुस्तक पढ़ी थी रिश्तों पर कि ये रिश्ते क्या है, और इसके बाद उसी उन्हीं की, अब जैसे हर कोई कहता है ये पुस्तक उनकी, ये पुस्तक उनकी, मैंने तो देखा कि बोलने वाला अगर मैं ही हूं ना, तो चाहे मैं किसी भी मुद्दे पर बोलूंगा, उसके माध्यम से सामने वाले को वही बात मिलेगी, क्योंकि जो जो आपको चाहिए अल्टीमेटली वो एक ही चीज है, उसको नाम अलग दे सकते हो। तो मैं चाहे रिश्तों के माध्यम से आपके जीवन में वो बात लाऊं, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे मन क्या है उसके माध्यम से, चाहे अध्यात्म क्या, किसी भी रास्ते से लाऊं, अंततः मैं उसी चीज तक पहुंचूंगा। तो प्रेम और अकेलेपन पर उनकी किताब पढ़ो, चाहे प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ो, चाहे उनके ये रिश्ते क्या है, जो भी पढ़ेंगे, अगर ध्यान से उस बात को समझ पा रहे हो जो वे कह रहे हैं, तो हर किताब आपको सिखा पाएगी। हाँ, तो बस ये रहता है कि अगर लिखने वाले ने बात ढंग की लिखी है, तो सही लेखक की पुस्तक फिर कोई भी पढ़ लो, मतलब कोई सी भी पुस्तक पढ़ो, सही लेखक की पढ़ लो जो समझता है। तब कृष्णमूर्ति को पढ़ सकते हैं, आचार्य प्रशांत को भी पढ़ सकते हैं, ओशो की बातें भी हैं, और पर ओशो की बातें में एक थोड़ा सा ये रहता है कि वो बातें अगर आप अपनी तरफ से सजग नहीं हो, तो उनकी बातों से आप, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो समाज में जो अंधविश्वास टाइप है उसको भी स्वीकार कर लेंगे। हालांकि वो जहां से कह रहे हैं, जो मान करके कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम इतने गिरे हुए इंसान है कि बात का अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। हम कह रहे थे वो कहानी बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं, हम कहानी को पकड़ लेते हैं बस, और जो सिद्धांत वो समझाना चाहते हैं वो सिद्धांत नहीं समझ पाते हैं। तो उनको भी पढ़ सकते हैं। बाकी अभी मैंने देखो, मैंने क्या कहा, 2 साल पहले ही मुझे बातें समझ आने लगी हैं और तभी मैं पढ़ने लगा हूँ। उसके पहले मैं बुद्ध को नहीं जानता था, कृष्णमूर्ति का नाम नहीं सुना था, ओशो का नाम नहीं सुना था, आचार्य प्रशांत कौन उनका नहीं सुना था। उनके अलावा जितने भी क्रांतिकारी हैं किसी को नहीं, मतलब नाम ही सुने थे उनके तो पर। तो वही था, जब समझ आने लगा तो फिर ऐसा है कि बस अब जैसे जिंदगी जी रहे हैं उसको भी जियो, उसी से भी सीखो, पुस्तक के माध्यम से भी सीखो, ऐसे रहता है। तो मैं कहूँगा कि हो सके तो कृष्णमूर्ति को ही पढ़िए, और उसके अलावा आचार्य प्रशांत को भी पढ़ सकते हैं। आचार्य प्रशांत में आपको कृष्णमूर्ति भी मिलेंगे, ओशो भी मिल जाएंगे, अच्छा। और कृष्णमूर्ति में सब मिल जाएंगे। कुछ कहना चाहोगे आखिर में? बस यही कह रहा हूँ भैया, ईमानदारी से जियो, और कुछ नहीं। एक शब्द, एक चीज ले आओ बस जीवन में, ईमानदारी, तो सब हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। अब याद रहो, कल हमने एक वीडियो देखा, वो अगर आपने भी देखा, वो लड़की डांस कर रही है, उसको हार्ट अटैक आता है और 2 सेकंड में वो नीचे गिर जाती है डांस करते करते। देखना, अभी वायरल हो रहा था कुछ, शायद एमपी का ही है वो। तो वो डांस कर रही होती है, बढ़िया जिंदगी उसकी चल रही होती है, लेकिन वो डांस कर रही थी और 2 सेकंड में गिर जाती है हार्ट अटैक के कारण। ये मौत, मतलब इतना सा क्षण है, वो सब छीन लेगा आपका, पॉडकास्ट, काम धंधे, रिश्ते, जमीन जायदाद, पैसा, सब कुछ
एक पल में छिन जाएगा, वो मौत है। लेकिन उसी के डर के कारण आप पूरी जिंदगी बर्बाद जीते हो, डर डर के जीते हो, घुट कर जीते हो, मजबूरी में जीते हो, और एक पल में सब खेल खत्म हो जाता है। ये जो दुनिया आपने बसाई है, ये पूरी दुनिया आपकी खत्म हो जाती है। और ये मत सोचना कि उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। शरीर है, ये तो मिट्टी मिल जाएगा, फिर इसमें कुछ पौधे उगेंगे, फूल लगेंगे। कनेक्शन, हार्ट अटैक मतलब क्या? हार्ट से जो ब्लड जा रहा था मस्तिष्क तक वो नहीं गया, बस शरीर का चेतना से संबंध खत्म हुआ। चेतना, ये मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तो इतनी सी देर रहती है। तो उस मौत के डर के कारण जिंदगी में इतनी जगह झुकते हो ना, वहां झुकना बंद करो। जहां मजबूरियां दिखला रहे हो उनको बंद करो। कुछ नहीं होना है, छोटा सा है जीवन। हम सोचते हैं कि जीवन ऐसा है, यहाँ पर मैं खड़ा हूं, आगे भी रोड है, पीछे भी रोड है। नहीं, जीवन ऐसा नहीं है। पीछे जितना हो गया हो गया, आगे ये यहाँ पर भी खत्म हो सकता है तुरंत, अगले ही पल खत्म हो सकता है रोड। यहाँ पर आग, कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। उसका मतलब यही समझ लो कि आगे कोई रास्ता नहीं है। आप खुद रास्ता हो। आपके हर कदम के साथ रास्ता निर्मित होता है। आपके लिए पहले से बना बनाया रास्ता नहीं है। तो ये मत सोचो कि आगे ये बढ़ती ही जाएगी गाड़ी, नहीं, किसी भी क्षण खत्म हो सकती है। तो जो कुछ भी भीतर जबरदस्ती पाल रखा है, झूठ है, हटाओ। बिल्कुल। तरीके बहुत है, ईमानदारी ले आओ, या देख लो कि सब अनित्य है, और उसको साफ साफ देख लो और जियो, या जो भी है। तो उससे क्या होगा, ये नहीं है कि आप जिंदगी से उचड़ जाएंगे, बल्कि फिर वो और असली तरीके से जिएंगे। बल्कि तभी हम जीते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं जीते हैं। वो है ना बॉल जो रबड़ की इधर उधर टकराती है, बस ऐसा चल रहा है मशीन की तरह। थोड़ा थोड़ा होश भी तो हो आनंद ले पाने के लिए। अब बेहोश इंसान है, बढ़िया भजन चल रहे, उसको क्या मजा आएगा? तो हम आंखें खुली हैं लेकिन हम है बेहोश ही। तो ईमानदारी हो, प्रेम हो। प्रेम वही है कि जहां साफ साफ दिख रही है हकीकत, उसको स्वीकार कर लो, उसको नकारो मत, फिर बेईमान मत रहो वहां पर। कहने को बहुत सारा है, उसको विस्तार से कहेंगे तब समझ आएगी। अब ये पॉडकास्ट होता क्या है, पॉडकास्ट हो या कुछ भी हो, तो थोड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है बातें। और नहीं, सीखना तो होता है कि जिंदगी में, क्योंकि अभी मैं आपसे बात करूंगा तो बहुत सारा क्या स्मृति का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने को, कुछ बातें याद करने के लिए। हकीकत जिंदगी में क्या होता है, मतलब सोचना नहीं पड़ता है, देख करके साफ दिख जाती है बातें। जैसे लगता है ना कि हम आंख बंद करते हैं, भीतर याद करने की कोशिश करते हैं, उधर नहीं जाना पड़ता, पीछे सामने दिख रहा होता है सब जो चल रहा है। तो वहीं से अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आता है। और फिर ऐसा नहीं है कि जानने लग गए खुद को, या थोड़ा जान गए तो कुछ मतलब कुछ अद्भुत हो गया। कुछ अद्भुत नहीं होता है। जो कहते हैं अद्भुत, वो तो बेवकूफ बनाते हैं। बस इतना है कि पैदा हुए हैं हमने चुना नहीं था, पैदा हो गए। अभी प्रेम के नाम पर कि अकेला हूं, कोई साथी चाहिए, वो दोनों मिल जाएंगे, एक बच्चे को पैदा कर देंगे। उसका अपना चुनाव नहीं है ना। तो ऐसे हम पैदा हो गए हैं, अब जीना तो है। खुद को मार देना, बेहोशी में मार देना, ये ठीक नहीं है ना। तो जीना है हमें। होश में मर रहे हो तो मर जाओ, बेहोश जिंदगी है, परेशान होकर के मर रहे हो तो फिर वो मरना भी गलती है। तो पैदा हो गए, जीना है तो होश में जिए, अच्छे से जिए, जब तक जिए अच्छे से जिए। यही बस जिंदगी का उद्देश्य है कि हम जी सकें, क्योंकि हम जीते नहीं है, बस मरे मरे तो जीते हैं, वो भी क्या जीना, पल पल चेहरे बदलते हैं। हाँ, गाना भी तो है इसके ऊपर, कल हो ना हो गाने का नाम है। हाँ, याद आ गया। तो बस वही वाली बात है कि खुल के जीना है, होश में जीना है। फिर ये जो खुल के जीना है ना, उसका अर्थ वो भी मत लगा लेना। मतलब इसका हाँ, मैं अर्थ समझ लोगों गया। लगा लिया। ऊपर जीने का मतलब, देखो मैं कहता हाँ, हूँ बेपरवाही मतलब आजाद जिंदगी। ठीक, अब आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाकर दूसरे की आजादी छीनो। मुझे आजाद जीना, मैं आजाद हूं, मैं थप्पड़ मार दूं आप में, पर आप भी तो आजाद जीना चाहते हैं। आपकी तो आजादी छीन रही है ना मेरी हरकत के कारण। तो असली आजादी वो है जिसमें आप किसी और की आजादी नहीं छीन रहे। पर लोग खुल के जीने के नाम पर बहुत हिंसा करते हैं, बहुत मूर्खताएं करते हैं। वो ठीक नहीं है। वो क्यों होता है? जब समझते ही नहीं कि आजादी होती क्या है। खुलकर जीने का मतलब क्या होता है? खुलकर जीने का मतलब क्या होता है समझते हैं? थोड़ा सा शब्द को अगर समझाओ तो, खुलकर जीने का बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। होता है, खुलकर जीने का मतलब होता है ये जो मैं है ना, मैं
इसको तुमने लपेट रखा है, मेरी ये जात, मेरा ये नाम, मेरा ये लिंग, मेरा ये रंग, मेरी ये पसंद, मेरा ये देश, ये सब इसके ऊपर लपेट रखे हैं ना, ये इस मैं को थोड़ा आजाद करो, इससे खुलो, खोलो इसको, ये होता है खुलकर जीना। ये जो कैद कर रखा है अपने आप को, देखो इसको मैंने समझाया था कि तुम कहते हो मेरा देश, मैं नहीं कह रहा हूँ देश ठीक है, देश में रह रहे हैं, लिखने के लिए लिख दिया, बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन जब तुम कट्टर हो जाते हो, जैसे मैं भारतीय हूँ और वो दूसरे देश से, तो जैसे आपने कहा मैं भारतीय हूँ, तो मैं और हूँ के बीच में जो जोड़ा आपने भारतीय, आप इससे अगर चिपक गए, आप नहीं समझते कि ये इंसान से बड़ी चीज नहीं है, जीवन से बड़ी चीज नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही कहेंगे मैं भारतीय हूं, तो आपने भारत के अलावा जितने भी देश हैं सबको पराया घोषित कर दिए, सीमा खड़ी कर दी, द्वैत खड़ा हो गया आप। तो आपने अपने आप को कितना छोटा कर दिया, उस दायरे में कैद कर दिया भारत की सीमाओं के भीतर, क्योंकि भारत से आपका मतलब क्या है, सीमा। फिर आपने कहा मैं भारतीय हिंदू हूं, तो आपने भारत में भी पहले तो खुद को भारत तक सीमित किया, उसमें भी हिंदुओं तक सीमित कर लिया, फिर हिंदुओं के अंदर भी जाति क्रिएट कर ली, मैं भारतीय हिंदू ब्राह्मण हूं, तो आपने सबको पराया कर दिया। फिर आपने कह दिया मैं भारतीय हिंदू ब्राह्मण पुरुष हूं, तो आपने पूरी स्त्रियों को पराया कर दिया। देख रहे हो आप अष्टावक्र कहते हैं ना कि आप लहर नहीं हो, आप सागर ही हो, आप लहर से चिपक गए हो, कि वो लहर की जो आकृति है, जो भी उसका माहौल है, आप उससे चिपक गए हो। तो हम इस तरह से अपने को बेड़ियों में कैद करते चले जाते हैं। अब ये तो बहुत ऊपरी बातें हैं जो साफ साफ दिखती हैं, हमारे एक एक संस्कार, एक एक अनुभव, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो तो ये आवाज भी आपको संस्कारित कर रही है, ये चेहरा आपको संस्कारित कर रहा है। अभी ये पहला अनुभव है आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ, अगली बार आप जब मिलेंगे तो आप एक छवि के आधार पर मुझसे मिलेंगे, वो छवि बना करके एक छवि बन जाएगी आपके मन में, उस आधार पर मिलेंगे। तो ये सारी परतें हैं जो इस मैं के ऊपर चढ़ी है। यही होता है आत्मज्ञान का मतलब, कि मैं देख पाऊं कि इसके मैं के ऊपर क्या क्या परतें चढ़ी हुई हैं, क्योंकि वही परतें हैं जहां से आपके कर्म उठते हैं, सारे एक्शंस आते हैं, सारे विचार आते हैं, सारी आपकी पसंद नापसंद वहीं से आती है। जो भी आप करते हैं, जीते हैं, आपके रिश्ते वहीं से आ रहे हैं, आपके काम का चुनाव वहीं से आ रहा है, आपकी मजबूरी, आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्य, वो जो हाथ जोड़ते हैं, वो सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो इस मैं को खुल जाने दो, इसको बोलते हैं खुलकर जीना। खुलकर जीना मतलब ये नहीं कि ये मैं को तो बचा लिया, अब जैसे रहता ना, एक बॉल है, कीचड़ में गिर गई, गंदगी हो गई, और उस गंदी बॉल से ही तुम हर किसी की पीठ पर मार रहे हो। खुलकर जीना मतलब उसकी गंदगी साफ कर लो और फिर अच्छे से खेलो, उसको भी खिलाओ और तुम भी खेलो। तो इस मैं को खुलना होता है, इसको नहीं खोलते हैं तो बर्बादी आती है बस। ज्यादा वक्त ले लिया आपका मैंने आज। चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका वक्त ज्यादा जा रहा है। नहीं, मेरा वक्त क्या, मैं इसके बाद पता नहीं, मैं किताब पढ़ूंगा बैठ के, अभी किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत समय से वक्त मिलते नहीं, मेरी रोज की रूटीन होती है 2 या 3 घंटे मुझे पढ़ना ही होता है, तो बस इसके बाद किताब पढ़ूंगा, 9 बजे तक सो जाऊंगा खाना खा के, खत्म, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी भी सिंपल ही आपकी तरह। तो थैंक यू सो मच संदीप जी आने के लिए, और जल्दी मिलेंगे, ठीक है, ओके, नमस्ते। गुड बाय भी नहीं बोलोगे? अब मैं क्या बोलूं, गुड इसका बाय तो मतलब ही बोल दो। नहीं, गुड बाय तो बोलो पहले आप। बाय बाय हुआ नहीं है ना, आप अभी तक उधर ही थे, बस अब इधर भी आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक औपचारिक तरीके से जो कन्वर्सेशन खत्म होती है कि मैं टाटा करता हूँ ऐसे, तो आपको भी टाटा करना पड़ेगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए अपना, ठीक है।